दोस्तों, आज आप सुनेंगे लंबे नॉवल किस्सा हरिया और छिपे कमरे के राज का तीसरा भाग। इसके 2 भाग आप ऑलरेडी हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं सुना है तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 9। क्या हो रहा है यहाँ? इसमें कोई शक नहीं था कि मेलफॉय की आवाज़ सुनकर ही आर्गस फिल्च भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे आया, और जैसे ही उसने मिसेस नॉरिस को देखा तो वो दहशत के मारे अपने हाथ से चेहरा ढकते हुए पीछे हट गया। मेरी बिल्ली! मिसेस नॉरिस को क्या हो गया ये? और तभी उसकी नजर पड़ी हैरी पर। तुमने ही मेरी बिल्ली को मार डाला है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आर्गस, शांत। डंबलडोर वहां पर आ चुके थे। उनके पीछे कुछ और टीचर्स भी थे। उन्होंने आगे बढ़कर मिसेस नॉरिस को मशाल टांगने के स्टैंड से नीचे उतारा और फिल्च से बोले, मेरे साथ आओ आर्गस। पॉटर, वीजली और ग्रेंजर, तुम तीनों भी आओ। लॉकहार्ट उत्सुकता से आगे आए। हेडमास्टर, मेरा ऑफिस सबसे पास है, बस ऊपर की मंजिल पर। प्लीज वहां चलकर। धन्यवाद गिलरॉय, डंबलडोर ने उनकी बात काटते हुए कहा। भीड़ ने उन्हें निकलने की जगह दी और डंबलडोर, लॉकहार्ट, प्रोफेसर मैकगोनागल और स्नेप वहां से निकल गए। जब वे लॉकहार्ट के अंधेरे ऑफिस में घुसे तो दीवारों पर अचानक हलचल होने लगी। हैरी ने देखा कि कई तस्वीरों में लगे लॉकहार्ट के चेहरों ने उनकी नजरों से बचने के लिए गोता मारा, क्योंकि उनके बालों पर रोलर लगे हुए थे। असली लॉकहार्ट ने टेबल पर मोमबत्तियां जलाईं और पीछे हटकर खड़े हो गए। डंबलडोर मिसेस नॉरिस को मेज पर लिटाकर उसकी जांच करने लगे। हैरी, रॉन और हरमाइनी चेहरे पर तनाव लिए चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। डंबलडोर की लंबी और मुड़ी हुई नाक मिसेस नॉरिस के बालों से मुश्किल से 1 इंच दूर होगी। वे अपने आधे चांद के आकार के चश्मे से उसे बहुत करीब से देख रहे थे। उनकी लंबी उंगलियां हल्के से बिल्ली को कुरेद और कोंच रही थी। प्रोफेसर मैकगोनागल और स्नेप भी उनके ऊपर झुके हुए थे। जहां पर वे लोग थे वहां रोशनी कम थी और उनके चेहरे पर एक बहुत अजीब सा भाव दिख रहा था। इस दौरान लॉकहार्ट उन सबके चारों तरफ मंडरा रहे थे और अपने सुझाव दे रहे थे। निश्चित रूप से किसी मंत्र ने ही इसकी जान ली है। शायद तड़प रूपांतर पीड़ा मंत्र होगा। मैंने इसका प्रयोग बहुत बार देखा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मैं वहां पर नहीं था। मैं इस मंत्र का तोड़ जानता हूँ, इसलिए अगर मैं वहां होता तो इसकी जान बच जाती। लॉकहार्ट की बातों के बीच फिल्च की दर्द भरी सुबकियां भी सुनाई दे रही थीं। वो टेबल के पास एक कुर्सी पर निढाल बैठा था। हालांकि हैरी फिल्च से बुरी तरह चिढ़ता था, लेकिन वो उसके लिए दुखी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये अलग बात थी कि वो उसके लिए उतना दुखी नहीं था जितना खुद के लिए था, क्योंकि अगर डंबलडोर ने फिल्च की बात पर विश्वास कर लिया तो यह तय था कि हैरी को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। डंबलडोर अब धीमे धीमे कुछ अजीब से शब्द बुदबुदा रहे थे और मिसेस नॉरिस को अपनी छड़ी से ठोक रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो वैसे ही बेजान पड़ी रही। लॉकहार्ट फिर से बोला, मुझे याद है उगाडुगू में भी ऐसी ही घटना हुई थी। एक नहीं बल्कि लगातार कई हमले हुए थे। पूरी कहानी जानने के लिए मेरी आत्मकथा पढ़ें। मैंने वहां के लोगों को बहुत से तावीज बांटे, जिससे समस्या तत्काल सुलझ गई। आखिरकार डंबलडोर सीधे खड़े हुए और धीमे से बोले, वो मरी नहीं है आर्गस। मरी नहीं है? फिल्च का गला रुंध गया। उसने अपनी उंगलियों के बीच से मिसेस नॉरिस को देखते हुए कहा, तो फिर वो इतनी कड़क और अकड़ी हुई क्यों दिख रही है? डंबलडोर बोले, उसे बेजान किया गया है, लेकिन कैसे ये मैं नहीं जानता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लॉकहार्ट ने तुरंत बीच में बोला। फिल्च अपने आंसुओं से सने चेहरे को हैरी की तरफ मोड़ते हुए चीखा, इससे पूछो, इसी ने किया है ये। लेकिन डंबलडोर दृढ़ता से बोले, ये काम 2nd ईयर में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी कर ही नहीं सकता। इसके लिए काले जादू के बहुत खास ज्ञान की जरूरत है। नहीं, ये इसी ने किया है प्रोफेसर, इसी ने किया है। आपने देखा था ना कि इसने दीवार पर क्या लिखा है? असल में मेरे ऑफिस में इसे एक ऐसी चीज मिल गई थी कि वो जान गया है कि मैं एक नाकारा जादूगर हूँ। अपनी बात पूरी करते करते फिल्च का चेहरा भयानक तरीके से विकृत हो गया था। हैरी जोर से बोला, मैंने मिसेस नॉरिस को छुआ तक नहीं है, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि नाकारा क्या होता है। फिल्च गुर्राया, यह झूठ बोलता है। उसने मेरी फटाफट जादू की चिट्ठी देख ली थी। स्नेप अंधेरे में खड़े खड़े बोले, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा हेडमास्टर। और स्नेप के मुंह खोलते ही हैरी को यह आशंका हो गई कि अब उसकी सिचुएशन और बिगड़ने वाली है, क्योंकि स्नेप जो भी कहेंगे उससे हैरी का जरा भी भला तो हो ही नहीं सकता। स्नेप बोले, हो सकता है पॉटर और उसके दोस्त गलत समय पर गलत जगह पर थे। ये कहते समय उनके चेहरे पर थोड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, जैसे उन्हें इसकी सच्चाई पर संदेह हो।
लेकिन हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही संदिग्ध हैं। सवाल ये है कि वे लोग आखिर ऊपर की मंजिल के गलियारे में गए ही क्यों थे? वे हैलोवीन की दावत में क्यों नहीं थे? इस पर हैरी, रॉन और हरमाइनी एक साथ मृत्यु दिवस की पार्टी के बारे में बताने लगे। वहां पर सैकड़ों भूत थे सर, वो आपको बता देंगे कि हम पूरा टाइम वहीं थे। लेकिन वहां से आने के बाद भी तुम लोग दावत में शामिल क्यों नहीं हुए? ऊपर उस गलियारे में जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? स्नेप ने पूछा। रॉन और हरमाइनी ने हैरी की तरफ देखा। हैरी बोला, क्योंकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। किसी चीज ने उसे ये आभास दिला दिया कि अगर वो इन लोगों को ये बताएगा कि वो एक अदृश्य आवाज को सुनकर उसके पीछे यहाँ आया था, और आवाज भी ऐसी जिसे उसके सिवाय कोई और नहीं सुन सकता था, तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वो बोला, क्योंकि हम थक गए थे और सोने जाना चाहते थे, बिना खाना खाए। मुझे नहीं लगता कि भूत अपनी पार्टी में जिंदा लोगों के लिए खाने लायक भोजन का इंतजाम करते होंगे। ये कहते हुए स्नेप के चेहरे पर विजयी मुस्कान थिरक रही थी। रॉन जोर से बोला, हमें भूख नहीं लग रही थी। स्नेप की कुटिल मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। वो बोला, हेडमास्टर, मुझे लगता है कि पॉटर पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। तो बेहतर होगा कि जब तक वो पूरी कहानी बताने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी जाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि जब तक ये सच ना बता दे, तब तक इसे गरुड़ द्वार की क्विडिच टीम से निकाल दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर मैकगोनागल तीखे स्वर में बोली, ये तुम क्या कह रहे हो सेवरस? इस लड़के को क्विडिच खेलने से रोकने का कोई कारण मुझे तो दिखाई नहीं देता। इस बिल्ली के सिर पर जादुई झाड़ू से नहीं मारा गया है, और इस बात का भी किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि पॉटर ने कोई गलत काम किया है। डम्बलडोर ने हैरी पर पैनी निगाह डाली, जैसे उसका एक्सरे कर रहे हों। फिर उन्होंने दृढ़ता से कहा, जब तक अपराध साबित ना हो जाए सेवरस, तब तक हमें इसे निर्दोष मानना होगा। अब स्नेप आग बबूला दिख रहा था, और फिल्च भी। वो चीखा, मेरी बिल्ली को बेजान किया गया है। मैं चाहता हूँ कि पॉटर को इसकी कुछ न कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए। देखो फिल्च, हम मिसेस नॉरिस को होश में ले आएंगे। प्रोफेसर स्प्राउट ने हाल ही में कुछ मंत्र कवच उगाए हैं। जैसे ही वे बड़े हो जाएंगे, हम उनका काढ़ा तैयार करवाएंगे और मिसेस नॉरिस अच्छी हो जाएंगी। डम्बलडोर ने कहा। लॉकहार्ट फिर से बीच में कूदे। उस काढ़े को मैं बना दूंगा। मैंने ये काम सैकड़ों बार किया है। मैं तो नींद में भी मंत्र कवच काढ़ा बना सकता हूँ। स्नेप ने ठंडे स्वर में कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि इस स्कूल में जादुई काढ़े का टीचर मैं हूँ। एक अजीब सी खामोशी छा गई। डम्बलडोर ने हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहा, तुम लोग अब जा सकते हो। वे लोग बिना दौड़े जितनी तेजी से चल सकते थे उतनी तेजी से वहां से चल दिए। जब वे लॉकहार्ट के ऑफिस से एक मंजिल ऊपर पहुंच गए तो एक खाली क्लास में घुसे और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। हैरी ने अपने दोस्तों के स्याह चेहरों को देखते हुए कहा, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मुझे उस आवाज के बारे में उनको बताना चाहिए था जो मैंने सुनी थी? रॉन ने बिना झिझके कहा, बिल्कुल नहीं। जो आवाजें किसी दूसरे को सुनाई ना दें, उन्हें सुनना अच्छी बात नहीं है, यहाँ तक कि जादू की दुनिया में भी नहीं। अच्छा, लेकिन तुम दोनों को तो मुझ पर भरोसा है ना? हाँ हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये बात तो तुम भी मानोगे हैरी कि ये बात अजीब है। हाँ, मैं जानता हूँ रॉन कि ये अजीब है। असल में पूरी घटना ही अजीब है। दीवार पर लिखी वो चेतावनी किस बारे में थी? और तहखाना खुल चुका है, इसका क्या मतलब हो सकता है? रॉन धीरे से बोला, एक मिनट रुको, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। शायद किसी ने मुझे हॉगवर्ट्स में एक रहस्यमयी तहखाने के बारे में एक बार एक कहानी सुनाई थी। शायद बिल ने। ओह, और ये नाकारा क्या होता है? हैरी ने पूछा। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि रॉन मुस्कुरा रहा था। वो बोला, असल में ये कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फिल्च का मामला है तो इसलिए ये काफ़ी मज़ेदार है। नाकारा वो होता है जो किसी जादूगर परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसमें जादुई शक्ति ना हो। मगलू परिवार में पैदा होने वाले जादूगरों के एकदम विपरीत। लेकिन ऐसे नाकारा बहुत ही कम होते हैं। अगर फिल्च फटाफट जादू कोर्स से जादू सीखने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब वो पक्का ही नाकारा है। और इससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, जैसे कि ये कि वो विद्यार्थियों से इतनी नफरत क्यों करता है, या वो इतना दुखी क्यों रहता है। तभी दूर कहीं पर घड़ी ने घंटे बजाए। हैरी बोला, आधी रात हो गई है। इससे पहले कि स्नेप यहाँ आए और हमें किसी और चीज़ में फंसाने की कोशिश करें, बेहतर होगा कि हम लोग अपने अपने बिस्तर पर पहुंच जाएं। भाग 2। कुछ दिनों तक पूरे स्कूल में मिसेस नॉरिस पर हुए हमले को छोड़कर किसी दूसरी घटना के बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई। फिल्च भी इस बात को हर एक के दिमाग में ताज़ा रख रहा था। जहां उसकी बिल्ली पर हमला हुआ था,
उसी जगह पर मंडराता रहता था। शायद उसे ये उम्मीद थी कि हमलावर वहां दोबारा आएगा। हैरी ने देखा कि फिल्च दीवार पर लिखे संदेश को हर तरह के दागों का दुश्मन मिसेस स्कोवर का जादुई लोशन से साफ कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शब्द पत्थर की दीवार पर पहले की तरह ही चमकते रहे। जब फिल्च उस जगह पर पहरेदारी नहीं कर रहा होता था तो वो गलियारों में छुपकर लाल आंखों से इधर उधर निगरानी रखता था। वो अचानक उछलकर विद्यार्थियों के सामने पहुंच जाता और उन्हें जोर से सांस लेने या खुश दिखने जैसी बातों के लिए सजा देने की कोशिश करता था। जीनी वीजली मिसेस नॉरिस के बेजान होने से बुरी तरह विचलित दिख रही थी। रॉन के हिसाब से उसे बिल्लियों से बहुत प्रेम था। एक दिन उसने जीनी को समझाते हुए कहा, लेकिन तुम तो मिसेस नॉरिस को ठीक से जानते भी नहीं हो जीनी। सच कहा जाए तो हम उसके बिना ज्यादा सुखी हैं। जीनी के होंठ कांपने लगे। देखो जीनी, इस तरह की घटनाएं हॉगवर्ट्स में अक्सर नहीं होती हैं। जिस भी सिरफिरे ने ये किया है उसे जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा और यहाँ से तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि स्कूल से निकाले जाने से पहले उसे फिल्च को भी बेजान करने का समय मिल जाए। और फिर जब रॉन ने देखा कि जिनी का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ रहा है तो उसने तुरंत कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हरमायनी पर भी इस हमले का काफी असर हुआ था। वैसे तो वो हमेशा ही काफी ज्यादा पढ़ती रहती थी, लेकिन अब तो वो पढ़ने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रही थी। हैरी और रॉन ने उससे पूछा भी कि वो करना क्या चाहती है, लेकिन उसने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया। अगले बुधवार तक उन्हें हरमायनी के इरादों का पता नहीं चल पाया। जादुई काढ़े की क्लास के खत्म होने के बाद भी हैरी वहीं रुका था, क्योंकि स्नेप ने उसे टेबलों पर से कीड़े मकोड़े साफ करने के लिए रोक लिया था। जल्दी से लंच करने के बाद वो रॉन से मिलने के लिए ऊपर की मंजिल पर लाइब्रेरी में गया। रास्ते में उसने जस्टिन फिंच फ्लेचली को अपनी तरफ आते देखा। ये मेहनत कश हाउस का वही बच्चा था जिससे उसका जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में परिचय हुआ था। हैरी ने हेलो कहने के लिए अपना मुंह बस खोला ही था कि जस्टिन ने उसे देख लिया और हैरी को देखते ही वो झटके से मुड़ा और तेजी से दूसरी दिशा में चल दिया। हैरी को रॉन लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में मिला, जहां वो जादू का इतिहास विषय का अपना होमवर्क नाप रहा था। प्रोफेसर बेंस ने सारे विद्यार्थियों से यूरोपीय जादूगरों की मध्ययुगीन सभा विषय पर 3 फुट लंबा ऐसे लिखकर लाने को कहा था। रॉन गुस्से से बोला, यार हद है, मेरा ऐसे अभी भी 8 इंच कम है, जबकि हरमायनी ने 4 फुट 7 इंच लंबा ऐसे लिख लिया है, और वो भी तब जबकि वो बहुत छोटे अक्षरों में लिखती है। हरमायनी है कहाँ? हैरी ने टेप उठाकर अपना होमवर्क नापते हुए पूछा। रॉन ने अलमारियों की तरफ इशारा करके कहा, वहां कहीं पर है, शायद किसी और किताब को ढूंढ रही है। मुझे लगता है क्रिसमस के पहले वो पूरी लाइब्रेरी पढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर हैरी ने रॉन को बताया कि जस्टिन फिंच फ्लेचली उसे देखते ही दूर भाग गया था। अरे हैरी, तुम उसकी इतनी परवाह करते ही क्यों हो? मुझे तो वो थोड़ा बेवकूफ लगता है। रॉन बोला और लिखने लगा। अब वो बड़े बड़े अक्षर लिखने की कोशिश कर रहा था। हरमायनी किताबों की अलमारियों के बीच से निकली। वो चिड़चिड़ी सी लग रही थी, लेकिन अब आखिरकार वो उनसे बात करने के लिए तैयार दिख रही थी। उसने हैरी और रॉन के पास बैठते हुए कहा, हॉगवर्ट्स एक इतिहास की सारी कॉपियां विद्यार्थियों ने ले रखी हैं और करीब 2 हफ्ते की वेटिंग लिस्ट है इस किताब को पाने के लिए। काश मैं अपनी किताब घर पर नहीं छोड़कर आई होती, लेकिन मैं और करती भी क्या। लॉकहार्ट की इतनी सारी किताबों के साथ वो किताब संदूक में आ ही नहीं रही थी। लेकिन तुम वो किताब क्यों पढ़ना चाहती हो? हैरी ने पूछा। उसी वजह से हैरी, जिस वजह से बाकी हर विद्यार्थी इसे पढ़ना चाहता है, रहस्यमयी तहखाने की कहानी के बारे में जानने के लिए। क्या कहानी है वो? हैरी ने पूछा। अरे यही तो दिक्कत है, मुझे याद नहीं है, और वो कहानी मुझे कहीं और मिल नहीं रही है। हरमायनी, जरा मुझे प्लीज अपना ऐसे दिखा दो ना, रॉन ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए निराशा से कहा। हरमायनी बोली, नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। तुम्हें ये ऐसे लिखने के लिए 10 दिन मिले थे, फिर भी तुमने नहीं लिखा। अरे सिर्फ 2 इंच बचा है हरमायनी, दे दो। लेकिन तभी घंटी बज गई और रॉन और हरमायनी जादू का इतिहास की क्लास में झगड़ते हुए आगे आगे गए। जादू का इतिहास टाइम टेबल का सबसे बोरिंग विषय था। इसे पढ़ाने वाले प्रोफेसर बेंस उनके इकलौते भूत टीचर थे। उनकी क्लास में आज तक जो सबसे रोमांचक घटना घटी थी वो ये थी कि वो ब्लैक बोर्ड से निकलकर कमरे में अंदर आए थे। वो काफ़ी बूढ़े थे और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें ये पता ही नहीं चला था कि वो मर चुके थे। वो तो बस एक दिन पढ़ाने के लिए उठे और स्टाफ रूम में जलती आग के सामने अपना शरीर कुर्सी पर बैठा छोड़कर क्लास लेने चले गए। उनके रूटीन में तब से अब तक जरा भी अंतर नहीं आया था। आज की क्लास भी हमेशा की ही तरह बोरिंग थी। प्रोफेसर बेंस ने अपने नोट खोले और किसी पुराने वैक्यूम क्लीनर जैसी सपाट आवाज में उनको पढ़ने लगे। बोरियत के कारण
क्लास का हर विद्यार्थी गहरी झपकी की हालत में पहुंच गया था। कभी कभी किसी की तंद्रा टूटती थी तो वो एक आध नाम या तारीख लिख लेता था और फिर दोबारा सो जाता था। वे आधे घंटे से बोल रहे थे और तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। हरमायनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। सन 1289 के अंतर्राष्ट्रीय जादूगर सम्मेलन पर एक बहुत ही नीरस लेक्चर के बीच में प्रोफेसर बिन्स ने ऊपर देखा और वो हैरान रह गए। मिस ग्रेंजर सर, क्या आप हमें रहस्यमयी तहखाने के बारे में कुछ बता सकते हैं? हरमायनी ने साफ और तेज आवाज में कहा। डीन थॉमस, जो मुंह खोले खिड़की के बाहर टकटकी लगाकर देख रहा था, अचानक होश में आ गया। लैवेंडर ब्राउन का सिर, जो उसकी बाहों के बीच धंसा था, ऊपर उठ गया और नेविल की कोहनी उसकी टेबल से फिसल गई। प्रोफेसर ने पलकें झपकाईं, फिर नीरस आवाज में बोले, मेरा सब्जेक्ट जादू का इतिहास है। मैं सच्ची घटनाओं के बारे में पढ़ाता हूँ मिस ग्रेंजर, कहानियों के बारे में नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था, उस साल सितंबर में सार्डिनिया के जादूगरों की एक उपसमिति। बोलते बोलते वो अचानक रुक गए। एक बार फिर हरमायनी का हाथ हवा में लहराया। मिस ग्रांट, क्या, प्लीज सर, क्या कहानियों में हमेशा कुछ न कुछ सच्चाई नहीं होती है? प्रोफेसर बेंस हरमायनी की तरफ इतनी हैरानी से देख रहे थे कि हैरी को यकीन हो गया कि आज से पहले किसी विद्यार्थी ने उनके लेक्चर में कभी बाधा नहीं डाली थी, चाहे वे जीवित हों या मृत। प्रोफेसर बेंस धीरे से बोले, अच्छा हाँ, मेरे ख्याल से ये तर्क तो दिया जा सकता है। बहरहाल, जिस कहानी की तुम बात कर रही हो वो बहुत ज्यादा सनसनीखेज और बेवकूफ़ी भरी है। अब पूरी क्लास प्रोफेसर बेंस के हर शब्द को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने उन सब की तरफ एक उड़ती नजर डाली। हर चेहरा उन्हीं की तरफ मुड़ा हुआ था और हैरी को ये साफ दिख रहा था कि इस बात से वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आज तक उनकी क्लास में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि विद्यार्थियों ने उनके बोलने में रुचि दिखाई हो। फिर वो धीमे से बोले, अच्छा मुझे सोचने दो। रहस्यमयी तहखाना, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हॉगवर्ट्स की स्थापना आज से करीब 1000 साल पहले हुई थी। हालांकि हमें एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है। हॉगवर्ट्स को उस युग के 4 जादूगरों और जादूगरनियों ने स्थापित किया था। इस स्कूल के जो 4 हाउस हैं वो उन्हीं के नामों पर हैं। गौरव गरुड़द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चीलघात और नागेश नागशक्ति। इन चारों ने मिलकर इस महल को मगलुओं की निगाहों से दूर बनाया, क्योंकि वो एक ऐसा युग था जब आम जनता जादू से डरती थी और जादूगरों और जादूगरनियों को बहुत यातनाएं सहनी पड़ती थीं। कई साल तक इन संस्थापकों ने अच्छे हंसी खुशी भरे माहौल में इकट्ठे काम किया। उन्होंने ऐसे बच्चों को खोजा जिनमें जादू के चिन्ह थे और फिर वो उन्हें पढ़ाने के लिए महल में लाए। परंतु फिर कुछ समय बाद उनके बीच झगड़े होने लगे। नागशक्ति और बाकी लोगों में मतभेद हो गया। नागशक्ति हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों को चुनने के बारे में ज्यादा सख्ती बरतना चाहते थे। उनका मानना था कि जादू की शिक्षा को सिर्फ जादूगर परिवारों के बच्चों तक ही सीमित रहना चाहिए। उन्हें मगलू परिवारों के बच्चों को यहाँ लाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो उन्हें विश्वास करने लायक नहीं मानते थे। कुछ समय बाद इस विषय पर गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच एक जोरदार बहस हुई और नागशक्ति स्कूल छोड़कर चले गए। विश्वसनीय ऐतिहासिक सूत्र हमें सिर्फ इतना ही बताते हैं, लेकिन जो असली तथ्य हैं, रहस्यमयी तहखाने की काल्पनिक कहानी ने उनको विकृत कर दिया है। ये कहा जाता है कि नागशक्ति ने महल में एक गुप्त तहखाना बनाया था, जिसके बारे में बाकी संस्थापक कुछ नहीं जानते थे। जो प्रचलित कहानी है उसके हिसाब से यहाँ से जाते समय नागशक्ति इस रहस्यमयी तहखाने को ऐसे बंद कर गए थे ताकि कोई भी उसे खोल ना पाए जब तक कि उनका असली वारिस स्कूल में ना आ जाए। उनका वारिस ही इस रहस्यमयी तहखाने को खोल सकता है और इसके भीतर जो आतंक छुपा है उसे बाहर निकाल सकता है। और इस तरह से उनका जो वारिस है वो इस स्कूल से उन अशुद्ध खून वाले लोगों का सफाया करेगा जो जादू पढ़ने के काबिल नहीं है। प्रोफेसर बेंस की कहानी पूरी होने पर एक बार के लिए खामोशी छा गई, लेकिन ये और दिनों जैसी उन्नीदी खामोशी नहीं थी जो हमेशा उनकी क्लास में छाई रहती थी। पूरा माहौल उलझन भरा था। हर विद्यार्थी उन्हें देख रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि वो आगे भी कुछ बताएंगे। प्रोफेसर बेंस थोड़े चिढ़ से गए। वे बोले, अब जाहिर है ये पूरी कहानी सिर्फ कल्पना है और कोरी बकवास है। इस तहखाने को खोजने के लिए बड़े बड़े विद्वान जादूगर और जादूगरनियां इस स्कूल की कई बार तलाशी ले चुके हैं। उन्हें ऐसा कोई तहखाना कभी नहीं मिला।
यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो भोले भाले लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई है। हरमाइनी का हाथ एक बार फिर हवा में लहरा गया। सर, तहखाने में छुपे आतंक का सही सही क्या मतलब है? इसके बारे में ये माना जाता है कि ये किसी तरह का भयानक जानवर है जिसे सिर्फ नाग शक्ति का वारिस ही काबू में कर सकता है। प्रोफेसर की इस बात पर विद्यार्थियों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। प्रोफेसर जल्दी से बोले, लेकिन मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, ना ही कोई तहखाना है और ना ही कोई भयानक जानवर। सीमस फेनिगन बोला, लेकिन सर, अगर तहखाने को सिर्फ नाग शक्ति का असली वारिस ही खोल सकता है तो दूसरा कोई उसे कैसे खोज सकता है ना? बकवास। अगर हॉगवर्ट्स के हेडमास्टरों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है तो पार्वती पाटिल बीच में ही सुरीली आवाज में बोली, लेकिन प्रोफेसर, शायद उसे खोलने के लिए काले जादू की जरूरत पड़ती होगी। प्रोफेसर ने पलटकर कहा, अगर कोई जादूगर काले जादू का प्रयोग नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है मिस पेनी फेदर कि वो इसका प्रयोग नहीं कर सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर डम्बलडोर जैसे जादूगर को वो तहखाना नहीं मिला। अब की बार उनकी बात काटी डीन थॉमस ने, लेकिन शायद इसके लिए आपका नाग शक्ति के साथ किसी तरह का संबंध होना जरूरी है ना प्रोफेसर, इसीलिए डम्बलडोर उसे नहीं खोज पाए होंगे। प्रोफेसर बिन्स की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। वो तीखी आवाज में बोले, अब इस मुद्दे को यहीं पर खत्म करते हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात का जरा सा भी प्रमाण नहीं है कि नाग शक्ति ने हॉगवर्ट्स में कभी कोई झाड़ू की अलमारी भी अलग से बनाई हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस तरह की बेवकूफ़ी भरी कहानी सुनाई, और अब अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम दोबारा इतिहास पर लौटते हैं, ठोस, विश्वास करने लायक और प्रामाणिक तथ्यों पर। और 5 मिनट के अंदर क्लास हमेशा की तरह एक बार फिर से उदासीनता, उबासियों और झपकियों के माहौल में खो गई। भाग 3। जब क्लास खत्म हुई तो डिनर से पहले अपना बैग रखने के लिए वे भीड़ भरे गलियारों से चलने लगे। रॉन ने कहा, मैं तो पहले से ही जानता था कि नागेश नाग शक्ति बहुत ही सिरफिरा और सनकी था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये शुद्ध खून वाला सारा बखेड़ा उसी ने खड़ा किया है। अगर मुझे मुंह मांगी रकम भी मिले तो भी मैं उसके हाउस में नहीं जाऊंगा। सच तो ये है कि अगर बोलती टोपी ने मुझे नाग शक्ति में भेजा होता तो मैं वापस घर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया होता। हरमाइनी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन हैरी कुछ नहीं बोला। उसके मन में उलझन और परेशानी थी। वो थोड़ा असहज सा हो गया था। असल में उसने रॉन और हरमाइनी को ये कभी नहीं बताया था कि बोलती टोपी ने उसे पहले नाग शक्ति में रखने के बारे में विचार किया था। उसे अपने कानों में गूंजती वो आवाज़ अच्छी तरह से याद थी, जैसे ये कल की ही बात हो, जब उसने 1 साल पहले उस टोपी को अपने सिर पर रखा था। टोपी ने कहा था, सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में, और नाग शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हैरी ने पहले से ही नाग शक्ति हाउस की बुरी छवि के बारे में ये सुन लिया था कि ज्यादातर शैतानी जादूगर इसी हाउस से निकले हैं। इसीलिए उसने व्याकुल होकर सोचा था, नहीं, नाग शक्ति नहीं। और फिर टोपी ने कहा था, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़ द्वार। जब वे भीड़ के साथ साथ चल रहे थे तो कॉलिन क्रीवी पास से गुजरा। हाय हैरी। हेलो कॉलिन। हैरी, हैरी, मेरी क्लास का एक बच्चा कह रहा था कि तुम। लेकिन कॉलिन इतना छोटा था कि वो बड़े हॉल की तरफ जा रहे विद्यार्थियों के रेले में टिक नहीं पाया। भीड़ के साथ वो दूर तक घिसटता चला गया। वो वहीं से चिल्लाया, अच्छा, बाद में मिलते हैं हैरी। भीड़ उसे धक्के मारती हुई अपने साथ ले गई। हरमाइनी ने हैरानी से पूछा, उसकी क्लास का बच्चा तुम्हारे बारे में क्या कह रहा होगा हैरी? मेरे ख्याल से ये कह रहा होगा कि मैं ही नाग शक्ति का वारिस हूँ, हैरी ने दुखी स्वर में कहा। और वो पहले से भी थोड़ा और ज्यादा हताश हो गया जब उसे याद आया कि किस तरह लंच टाइम में जस्टिन फिंच फ्लेचली उससे दूर भागा था। रॉन नफरत से बोला, यहाँ के लोग पागल हैं, किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अच्छा हरमाइनी, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि कोई रहस्यमयी तहखाना वास्तव में है? पता नहीं रॉन, डम्बलडोर मिसेस नॉरिस को ठीक नहीं कर पाए, इसलिए मुझे लगता है कि जिसने भी उस पर हमला किया था, हो सकता है वो इंसान ना हो। तभी वे एक मोड़ मुड़े और उन्होंने खुद को उसी गलियारे के सिरे पर पाया जहां हमला हुआ था। वो रुककर उधर देखने लगे। वहां का दृश्य ठीक उस रात जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वहां मशाल के स्टैंड पर बेजान बिल्ली नहीं लटक रही थी और एक खाली कुर्सी दीवार के उस हिस्से को ढक रही थी जिस पर यह संदेश लिखा था कि रहस्यमयी तहखाना खुल चुका है। रॉन बुदबुदाया, यहीं पर फिल्च पहरेदारी करता रहता है आजकल।
उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। गलियारे में उस वक्त कोई नहीं था। हैरी ने अपने बैग को नीचे रखते हुए कहा, एक नज़र ताक झांक करने में क्या हर्ज है। फिर वो अपने पंजों और हथेलियों के बल रेंग कर किसी सुराग की तलाश करने लगा। ये देखो, झुलसने के निशान, यहाँ पर और यहाँ पर भी। अरे यहाँ आओ और यहाँ देखो, बड़ी अजीब बात है, हरमाइनी बोली। हैरी उठा और दीवार पर लिखे संदेश के करीब वाली खिड़की के पास पहुंचा। हरमाइनी ने सबसे ऊंचे शीशे की तरफ इशारा किया, जहां लगभग 20 मकड़ियां तेजी से भाग रही थीं और कांच के एक छोटे छेद से निकलने के लिए आपस में लड़ रही थीं। चांदी जैसा एक लंबा धागा रस्सी की तरह लटक रहा था, जैसे वे सब बाहर पहुंचने की जल्दबाजी में इस पर चढ़ी हों। हरमाइनी ने थोड़ा हैरान स्वर में कहा, क्या तुमने कभी मकड़ियों को इस तरह का व्यवहार करते देखा है? नहीं तो। क्या तुमने देखा है रॉन? रॉन, कहाँ हो तुम? हैरी ने पलटकर देखा तो रॉन काफी पीछे खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो भागने की अपनी इच्छा को दबाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। अरे क्या हुआ? मुझे मकड़ियाँ पसंद नहीं है, हरमाइनी ने रॉन की तरफ देखते हुए कहा। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन तुमने काढ़े की क्लास में तो कई बार मकड़ियों का प्रयोग किया है। मुझे मरी हुई मकड़ियों से कोई दिक्कत नहीं होती हरमाइनी, लेकिन उनके चलने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हरमाइनी हंस पड़ी। रॉन गुस्से से बोला, ये हंसने की बात नहीं है। अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। जब मैं 3 साल का था तो फ्रेड ने मेरे टेडी बियर को एक गंदी बड़ी मकड़ी में बदल दिया था, क्योंकि मैंने उसकी खिलौने वाली जादुई झाड़ू तोड़ दी थी। तुम भी उन्हें पसंद नहीं करती। अगर किसी दिन तुम अपने टेडी बियर को पकड़े बैठी हो और अचानक उसमें से बहुत सारे पैर निकल आए और इतना कहकर वो कांपते हुए चुप हो गया। ये स्पष्ट था कि हरमाइनी को अभी भी अपनी हंसी रोकने में मुश्किल हो रही थी। हैरी को लगा कि इस टॉपिक को अगर बदल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। वो तुरंत बोला, फर्श पर गिरा हुआ वो पानी याद है? वो कहाँ से आया होगा? किसी ने उसे साफ कर दिया है। रॉन फिल्च की कुर्सी के पास से कुछ कदम आगे चला और एक तरफ इशारा करते हुए बोला, पानी यहाँ पर था, इस दरवाजे के बराबर में। उसने दरवाजे पर लगे पीतल के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी अचानक हाथ को इतनी जोर से पीछे खींचा जैसे उसे करंट लगा हो। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। अरे, इसके अंदर नहीं जा सकते, ये लड़कियों का बाथरूम है, हरमाइनी पास आते हुए बोली। अंदर कोई नहीं होगा रॉन, ये मायूस मीना का बाथरूम है। चलो चलकर यहाँ भी एक नज़र डाल लेते हैं। बाथरूम खराब है के बड़े बोर्ड को अनदेखा करते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। हैरी इससे पहले कभी इतने ज्यादा उदास और निराशाजनक बाथरूम में नहीं गया था। एक बड़े चटके हुए और धब्बेदार आईने के नीचे पुराने पत्थर के सिंक लगे हुए थे। फर्श पर सीलन थी और कुछ मोमबत्तियों के ठूंठों से बहुत हल्की सी रोशनी आ रही थी। अंदर बने टॉयलेट्स के लकड़ी के दरवाजों की पपड़ी झड़ रही थी और उनकी हालत खराब थी। उनमें से एक तो अपने चूल्हों पर झूल रहा था। हरमाइनी आखिरी टॉयलेट की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचकर बोली, हेलो मीना, तुम कैसी हो? हैरी और रॉन भी देखने के लिए आगे गए। टॉयलेट के अंदर बने कुंड में मीना तैर रही थी और अपनी ठुड्डी के एक मुहासे को उखाड़ रही थी। उसने रॉन और हैरी को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, ये लड़कियों का बाथरूम है, ये लोग लड़कियां नहीं हैं। अरे नहीं, मैं तो उनको बस ये दिखाना चाहती थी मीना कि यहाँ कितना अच्छा माहौल है, हरमाइनी ने कहा। हैरी हरमाइनी से फुसफुसाकर बोला, उससे ये पूछो कि क्या उसने कुछ देखा था। ए, तुम लोग क्या कानाफूसी कर रहे हो? मीना ने हैरी को घूरते हुए कहा। हैरी जल्दी से बोला, अरे कुछ नहीं, हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि देखो, मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करती कि लोग पीठ पीछे मेरी बातें करें। भले ही अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन तुम लोगों को समझना चाहिए कि मेरी भी भावनाएं हैं, मीना ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा। हरमाइनी बोली, मीना, कोई भी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। हैरी तो बस कोई भी मुझे दुखी नहीं करना चाहता। ये भी खूब कहा। इस जगह पर मेरी जिंदगी बस दुख भरी कहानी थी और अब मेरे मरने के बाद भी तुम मुझे कष्ट दे रहे हो। हम तो तुमसे ये पूछना चाहते थे कि क्या तुमने पिछले दिनों कोई अजीब चीज देखी है, क्योंकि हैलोवीन की रात को तुम्हारे बाथरूम के दरवाजे के बाहर एक बिल्ली पर हमला हुआ था। हरमाइनी ने जल्दी से कहा। क्या तुमने उस रात आसपास किसी को देखा था? हैरी ने भी पूछा। मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पीव्स ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मैं यहाँ आई और मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की। फिर जाहिर है मुझे याद आया कि मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, रॉन ने उसकी मदद करने के लिए कहा। मीना ने दुख भरी सिसकारी भरी, हवा में ऊपर उठी और मुड़ी। फिर उसने उन सब पर पानी उड़ाते हुए और नजरों से ओझल होते हुए सीधे सिर के बल टॉयलेट में छलांग लगा दी।
उसकी दबी हुई सिसकारियों की दिशा से वे इतना समझ गए थे कि वो पाइप के यू बेंड में कहीं पर आराम कर रही थी। हरमाइनी ने थके अंदाज में कंधे उचकाए और बोली, सच कहा जाए तो आज मीना खुश हुई होगी। चलो हमें बाहर निकलना चाहिए। हैरी ने मीना की दबी हुई सिसकारियों के बीच दरवाजा बस बंद ही किया था कि तभी एक तेज आवाज सुनकर वे तीनों उछल पड़े। रॉन! पर्सी वीजली सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ था। प्रीफेक्ट का उसका बैज चमचमा रहा था और उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। उसने हाँफते हुए कहा, ये लड़कियों का बाथरूम है, तुम इसमें क्या कर रहे थे? रॉन ने कंधे उचकाए। बस चारों तरफ देख रहे थे, सुराग खोज रहे थे और क्या। पर्सी उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, यहाँ से दूर रहो। क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे? जब सब लोग डिनर कर रहे हैं तो तुम यहाँ आए ही क्यों हो? अब रॉन भी ताव में आ गया। यहाँ पर हमारे आने में क्या परेशानी है? और सुनो, हमने उस बिल्ली को छुआ तक नहीं था। पर्सी गुस्से से बोला, मैंने भी जिनी से यही कहा था, लेकिन वो अब भी शायद यही सोचती है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैंने कभी उसे इतना ज्यादा परेशान नहीं देखा। वो रो रो कर अपनी आंखें फोड़े डाल रही है। तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं इस घटना से। रॉन तुरंत बोला, तुम्हें जीने की परवाह नहीं है। तुम्हें तो इस बात की चिंता है कि मेरी वजह से तुम्हारे हेड बॉय बनने की संभावना खत्म ना हो जाए। पर्सी ने अपने प्रीफेक्ट के बैच पर उंगलियां फिराते हुए रूखेपन से कहा, गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम किए जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे तुम थोड़ा सबक सीखोगे। अब कोई जासूसी नहीं होगी, वरना मैं मम्मी को चिट्ठी लिख दूंगा। और फिर वो वहां से चल दिया। पीछे खड़ा रॉन बस उसे घूर रहा था। भाग 4। उस रात हॉल में हैरी, रॉन और हरमाइनी ने पर्सी से सबसे दूर वाली कुर्सियां चुनी। रॉन अभी भी काफी बुरे मूड में था और वो अपने सम्मोहन के होमवर्क पर स्याही के धब्बे गिराता रहा। जब वो अपनी छड़ी से लापरवाही से धब्बे मिटाने की कोशिश कर रहा था तो उसके पार्चमेंट में आग लग गई। गुस्से में रॉन ने मंत्रों की मानक किताब भाग 2 को बंद कर दिया और हैरी ये देखकर हैरान हुआ कि हरमाइनी ने भी ऐसा ही किया। उसने शांत आवाज में कहा, वो कौन हो सकता है? कौन चाहता होगा कि सारे नाकारा और मगलू बच्चे हॉगवर्ट्स के बाहर हो जाएं? रॉन बनावटी हैरानी से बोला, ये भी कोई पूछने की बात है? सबको पता है कि ऐसा एक ही व्यक्ति है जो मगलू बच्चों को नीच मानता है। हरमाइनी ने हैरानी से कहा, क्या तुम मेलफॉय के बारे में बात कर रहे हो? हाँ और क्या, उसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ। तुमने उसकी बात सुनी नहीं थी? अब तुम्हारी बारी है बदजातों। किसी दिन उसके गंदे और चूहे जैसे चेहरे को ध्यान से देखना हरमाइनी। तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सब उसी का किया धरा है। हरमाइनी ने संदेह से कहा, मेलफॉय और नाग शक्ति का वारिस? अब हैरी ने भी अपनी किताब बंद करते हुए कहा, जरा उसकी फैमिली को देखो हरमाइनी। वे सब के सब हमेशा नाग शक्ति में ही रहे हैं। वो हमेशा इस बारे में डींग हाँकता रहता है। वो आसानी से नाग शक्ति के वारिस हो सकते हैं। और फिर ये बात भी तो तय है कि उसके पिता बहुत बुरे हैं। रॉन भी बोला, हो सकता है उनके पास सदियों से रहस्यमयी तहखाने की चाबी रही हो, जो पिता से पुत्र तक विरासत में छोड़ी जाती रही हो। हाँ शायद हो तो सकता है ये, हरमाइनी ने कहा, लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? हैरी उदास स्वर में बोला। हरमाइनी ने धीमे से कहा, एक रास्ता हो सकता है। अब जाहिर है कि यह काम बहुत मुश्किल होगा और खतरनाक भी, बहुत ही खतरनाक। मुझे लगता है हम स्कूल के कम से कम 50 नियम तोड़ देंगे। रॉन थोड़ा चिढ़कर बोला, अगर 1 महीने तक हम इसी तरह से बातें करेंगे तब जाकर शायद तुम हमें पूरी बात साफ साफ बताओगी, है ना? हरमाइनी ने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, सुनो, हमें ये करना होगा कि हम नाग शक्ति के हॉल में जाएं और वहां पर मेलफॉय से कुछ सवाल पूछें, लेकिन उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि सवाल हम पूछ रहे हैं। रॉन जोर से हंसा और हैरी बोला, हरमाइनी ये असंभव है। नहीं हैरी, ये संभव है। हमें बस थोड़े से भेस बदल काढ़े की जरूरत होगी। वो क्या होता है? अरे स्नेप ने कुछ हफ्ते पहले ही तो क्लास में इसका जिक्र किया था। तुम दोनों सुनते नहीं हो क्या? हाँ, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास स्नेप की बातें सुनने से बेहतर और कोई काम नहीं होता है? रॉन धीरे से बोला, देखो ये काढ़ा इंसान को किसी दूसरे इंसान में बदल देता है। जरा इसके बारे में सोच कर देखो। हम खुद को नाग शक्ति के 3 विद्यार्थियों में बदल लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हम हैं। तब हो सकता है मेलफॉय शायद हमें कुछ बता दे। हो सकता है इस समय भी वो नाग शक्ति हॉल में बैठा इस बारे में डींगे हाँक रहा हो, लेकिन हम उसकी बातें तो नहीं सुन सकते हैं ना? रॉन ने कहा, ये भेष बदल काढ़ा मुझे थोड़ा खतरनाक लग रहा है। अगर हम हमेशा के लिए नाग शक्ति के विद्यार्थियों में बदल गए तब क्या होगा? अरे नहीं रॉन,
इसका असर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, लेकिन इसे बनाने की विधि का पता चलाना बहुत मुश्किल काम है। स्नेप ने कहा था कि ये सबसे शक्तिशाली काढ़े नाम की किताब में है। वो किताब जरूर लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में होगी। अब रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन से किसी किताब को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका था। इसके लिए आपके पास किसी टीचर के साइन के साथ उसकी रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। रॉन बोला, ये बहाना बनाना तो बहुत मुश्किल होगा कि ये किताब हमें क्यों चाहिए। कोई भी टीचर समझ जाएगा कि हम कोई काढ़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरमाइनी धीरे से बोली, मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से टीचर से बात करें जैसे हमें बस इसे पढ़ने में ही रुचि हो, तो शायद हमें परमिशन मिल जाए। अरे रहने दो हरमाइनी, कोई भी टीचर ये बात मानने को तैयार नहीं होगा जब तक कि उसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला ना हो। अध्याय 10। नन्हे पिशाचों के साथ हुए भयानक हादसे के बाद से प्रोफेसर लॉकहार्ट क्लास में जीवित प्राणी अब नहीं लाते थे। इसकी बजाय अब वो विद्यार्थियों के सामने अपनी किताबों के अंश पढ़ा करते थे और कई बार कुछ ज्यादा नाटकीय अंशों का अभिनय करके भी दिखाते थे। अब घटना की नाटकीय प्रस्तुति में मदद के लिए वे आमतौर पर हैरी को ही चुनते थे। उसे अब तक कई रोल्स निभाने के लिए विवश किया गया था। हैरी ट्रांसिल्वेनिया का वो देहाती बना था जिसे लॉकहार्ट ने बकबकाने के शाप से मुक्ति दिलाई थी। उसने उस हिममानव की भूमिका भी निभाई थी जिसे दिमागी सर्दी हो गई थी। उसने उस खून पीने वाले पिशाच का भी अभिनय किया था जो लॉकहार्ट से मुकाबला करने के बाद से सलाद पत्तों के अलावा और कुछ भी नहीं खा पाता है। गुप्त कलाओं से रक्षा की अगली क्लास में भी हैरी को सामने बुलाया गया। इस बार उसे आदम भेड़िए का अभिनय करना था। अगर उसके पास लॉकहार्ट को खुश करने का बहुत अच्छा कारण नहीं होता तो उसने ये भूमिका निभाने से तुरंत इनकार कर दिया होता। लॉकहार्ट कह रहे थे, थोड़ा जोर से अच्छी तरह चिल्लाओ हैरी। हाँ ऐसे, और फिर विश्वास करो मैं यूं झपटा, इस तरह। मैंने उसे फर्श पर पटक दिया। ऐसे एक हाथ से मैंने उसे नीचे दबा रखा था, दूसरे हाथ से मैंने उसके गले पर अपनी छड़ी रखी। फिर मैंने बहुत ही जटिल वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। वो दर्द से करहाने लगा। हाँ करते रहो हैरी, इससे भी तेज आवाज में। और फिर उसके बाल गायब हो गए, दांत छोटे हो गए और वो एक बार फिर इंसान बन गया। और एक और गांव मुझे हमेशा एक हीरो के रूप में याद रखेगा क्योंकि मैंने उनको आदम भेड़िए के हर महीने आने वाले आतंक से बचाया था। घंटी बजी और लॉकहार्ट खड़े हो गए। तुम सबके लिए होमवर्क बच्चों। मैंने वेगा वेगा आदम भेड़िए को जिस तरह हराया था उसके बारे में एक कविता लिखो। सबसे अच्छी कविता लिखने वाले को पुरस्कार में मेरी किताब मेरा जादू ऑटोग्राफ के साथ मिलेगी। विद्यार्थी क्लास से बाहर निकलने लगे। हैरी वापस क्लास में लौटा जहां रॉन और हरमाइनी इंतजार कर रहे थे। तैयार हो? हैरी बुदबुदाया। जब तक सब लोग चले नहीं जाते तब तक रुको हैरी, हरमाइनी ने कहा। फिर वो लॉकहार्ट की टेबल के पास पहुंची। उसने अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा कसकर पकड़ रखा था। हैरी और रॉन उसके ठीक पीछे थे। हरमाइनी ने थोड़ा अटकते हुए कहा, प्रोफेसर लॉकहार्ट, मैं चाहती थी कि मैं लाइब्रेरी से ये किताब निकलवा कर पढ़ लूं, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए। कागज का टुकड़ा आगे बढ़ाते समय उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। लेकिन दिक्कत ये है कि ये किताब लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में है, इसलिए मुझे किसी टीचर के साइन चाहिए। मुझे विश्वास है कि इससे मैं उस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाऊंगी जो आपने पिशाचों के साथ भटकना किताब में धीमी गति के जहरों के बारे में कही है। अच्छा, पिशाचों के साथ भटकना। लॉकहार्ट ने हरमाइनी के हाथ से कागज लिया और खुलकर मुस्कुराए। वो मेरी सबसे प्रिय किताब है। तुमको वो अच्छी लगी हरमाइनी? जी हाँ सर, आपने कितनी चतुराई से आखिरी वाले पिशाच को चाय की छलनी से फंसाया था। मुझे पूरा यकीन है हरमाइनी कि अगर मैं इस साल की सबसे अक्लमंद छात्रा की थोड़ी अतिरिक्त मदद कर दूं तो इसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा। और एक बड़ी मोर के पंख की कलम निकाली। रॉन के चेहरे पर आए नफरत के भाव का गलत मतलब समझते हुए वे बोले, बढ़िया है ना? मैं आमतौर पर इसे किताबों पर ऑटोग्राफ देने के लिए बचा कर रखता हूँ। फिर उन्होंने उस कागज पर बड़े से घुमावदार साइन घसीटे और कागज हरमाइनी को दे दिया। फिर वो बोले, तो हैरी, मुझे लगता है कल इस साल का पहला क्विडिच मैच है। गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच है ना? मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। मैं भी एक खोजी हुआ करता था। मुझसे लोगों ने इंग्लैंड की टीम में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तो अपना जीवन शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए समर्पित करना ज्यादा बेहतर समझा। फिर भी अगर तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मदद मांग लेना। अपने से कम योग्य खिलाड़ियों की मदद करने में मुझे हमेशा खुशी होती है। हैरी ने गले से एक अस्पष्ट सी आवाज निकाली
और फिर रॉन और हरमाइनी के पीछे तेजी से बाहर चला गया। बाहर जाकर वो बोला, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, उन्होंने ये तक नहीं देखा कि हमें कौन सी किताब चाहिए है। फिर तीनों ने कागज को निकालकर उनके दस्तखत की जांच की। रॉन बोला, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर अक्ल नाम की चीज तो है ही नहीं। लेकिन कौन परवाह करता है, छोड़ो ना, हमें तो वो मिल ही गया ना जो हमें चाहिए था। हरमाइनी तीखी आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके अंदर बुद्धि नहीं है। ओह, तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम इस साल की सबसे अक्लमंद छात्रा हो। यूं ही बहस करते हुए वे लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। जब वे लाइब्रेरी की खामोशी में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी आवाजें धीमी कर लीं। लाइब्रेरियन मैडम पेंस दुबली और चिड़चिड़ी महिला थी जो कुपोषण के शिकार गिद्ध के जैसी दिखती थी। सबसे शक्तिशाली काढ़े, उन्होंने शंका भरे स्वर में दोहराया और हरमाइनी के हाथ से कागज लेने की कोशिश की, लेकिन हरमाइनी कागज को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने हाँफते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसे रख सकती हूँ। अरे रहने भी दो। रॉन ने हरमाइनी से वो कागज छुड़ाया और उसे मैडम पेंस को दे दिया। हम तुम्हारे लिए एक और ऑटोग्राफ ले लेंगे। लॉकहार्ट किसी भी चीज पर कभी भी ऑटोग्राफ दे देंगे, बशर्ते वो कुछ देर स्थिर रहें। मैडम पेंस ने कागज को रोशनी में देखा, जैसे उन्होंने जालसाजी पकड़ने की ठान ली हो, लेकिन कागज उनकी परीक्षा में खरा उतरा। वे ऊंची अलमारियों के बीच में चलते हुए दूर गईं और कुछ मिनट बाद एक बड़ी और पुरानी सी दिखने वाली किताब के साथ लौटीं। हरमाइनी ने उसे सावधानी से बैग में रख लिया। वापस लौटते समय वे ये कोशिश कर रहे थे कि वे ज्यादा तेज ना चलें या फिर किसी को ऐसा ना लगे जैसे वो कोई अपराध करके भाग रहे हों। 5 मिनट बाद वे एक बार फिर मायूस मीना के बाथरूम में पहुंच गए थे। मायनी ने रॉन की आपत्तियों को ठुकराते हुए कहा कि यहाँ पर एकांत की गारंटी थी, क्योंकि जिसका दिमाग सही तरह से काम कर रहा होगा वो यहाँ कभी नहीं आएगा। मीना अपने टॉयलेट में जोर जोर से रो रही थी, लेकिन इन्होंने मीना को नजरअंदाज कर दिया और मीना ने इनको। हरमाइनी ने सावधानी से किताब को खोला। वे तीनों नमी के कारण धब्बेदार हो चुके पन्नों को झुककर पढ़ने लगे। एक ही नजर में वे समझ गए कि इस किताब को रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में क्यों रखा गया था। इसमें दिए गए कुछ काढ़ों के प्रभाव तो इतने ज्यादा विभत्स थे कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और इन्हें पीने के बाद होने वाली पीड़ा को दर्शाते हुए भी कई चित्र थे, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति का चित्र भी शामिल था जिसके शरीर के अंदरूनी हिस्से बाहर आते दिख रहे थे। इसके अलावा एक जादूगरनी का चित्र भी था जिसके सिर से कुछ अतिरिक्त हाथ उग रहे थे। जब हरमाइनी को भेस बदल काढ़ा शीर्षक वाला पृष्ठ मिल गया तो उसने रोमांचित स्वर में कहा, ये रहा। इसमें ऐसे लोगों की तस्वीरें थीं जो रूपांतरित होने की प्रक्रिया के अध बीच में थे। हैरी को सचमुच उम्मीद थी कि कलाकार ने उनके चेहरे पर जो पीड़ा के भाव दिखाए थे वो शायद कुछ ज्यादा ही कल्पना करके दिखाए होंगे। हरमाइनी बोली, ये मेरे द्वारा अब तक देखा गया सबसे जटिल काढ़ा है। इसका सामान देखो, पतंगें, जोंकें, गलाने वाला पौधा और गांठदार घास। वैसे ये सब तो आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि ये विद्यार्थियों के सामान वाली अलमारी में रखे हैं, हम वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखो, इधर बाइकॉन के सींग का चूर्ण, पता नहीं ये हमें कैसे मिलेगा। बूम स्लैंग सांप की केंचुली, ये मिलना भी मुश्किल है। और जाहिर है उस व्यक्ति की कोई चीज जिसका रूप हम धारण करना चाहते हैं वो भी हमें चाहिए होगी। रॉन तीखे स्वर में बोला, क्या कहा तुमने? जिसका रूप हम धारण करना चाहते हैं उस व्यक्ति की किसी चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्रैब के पैर के नाखून डली हुई कोई भी चीज नहीं पीऊंगा, बता देता हूँ। हरमाइनी ऐसे बोलती रही जैसे उसने रॉन की बात सुनी ही ना हो। इस वक्त हमें उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इन चीजों को सबसे अंत में मिलाएंगे। रॉन अवाक होकर हैरी की तरफ मुड़ा, लेकिन हैरी को तो एक और ही चिंता सता रही थी। हरमाइनी, क्या तुम्हें एहसास है कि हमें कितनी सारी चीजें चुरानी पड़ेंगी? ये तो तय है कि बूम स्लैंग सांप की केंचुली विद्यार्थियों के सामान वाली अलमारी में तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या स्नेप की अलमारी से चुराएंगे? मुझे नहीं लगता ये अच्छा विचार है। हरमाइनी ने झटके से किताब बंद की और बोली, ठीक है, अगर तुम दोनों डरकर भागना चाहते हो तो जाओ। तुम तो जानते हो मैं नियम नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मगलू बच्चों को धमकाना एक मुश्किल काढ़े को तैयार करने से कहीं ज्यादा बुरी बात है। लेकिन अगर तुम ये पता नहीं लगाना चाहते कि इस सब के पीछे मैलफॉय का हाथ है या नहीं, तो मैं इसी समय सीधे मैडम पिंस के पास जाती हूँ और ये किताब वापस कर देती हूँ। रॉन एक ठंडी सांस लेकर बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा जब तुम हमें नियम तोड़ने के लिए उकसाओगी। ठीक है, हम ये काम करेंगे, लेकिन पैर के नाखून नहीं, ठीक है? हरमाइनी खुश होकर किताब दोबारा खोलने लगी। हैरी ने पूछा, वैसे इसे बनाने में कितना समय लग जाएगा?
देखो, गलाने वाला पौधा पूर्णिमा के दिन तोड़ना होगा और पतंगों को 21 दिनों तक पकाना होगा। अगर हमें सब चीज़ें टाइम से मिल जाती हैं तो मेरे हिसाब से ये करीब 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 1 महीना? तब तक तो मेलफॉय स्कूल के आधे मगलू बच्चों पर हमला कर चुका होगा, रॉन बोला। लेकिन फिर हरमाइनी के चेहरे पर उभरते खतरनाक भावों को देखकर उसने जल्दी से ये भी जोड़ा, लेकिन हमारे पास इससे अच्छी कोई और योजना नहीं है, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि हमें इसमें पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। बहरहाल जब हरमाइनी बाहर झांक कर ये देख रही थी कि बाथरूम से उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ है या नहीं, तब रॉन ने बुदबुदाकर हैरी से कहा, इसमें कम दिक्कत होगी हैरी, अगर तुम कल मेलफॉय को उसकी झाड़ू से किसी तरह गिरा दो। अगला भाग। हैरी शनिवार की सुबह जल्दी जाग गया और कुछ देर बिस्तर पर ही पड़ा रहा। वो आज होने वाले क्विडिच मैच के बारे में सोच रहा था। वो खास तौर पर इस विचार से घबरा रहा था कि अगर गरुड़द्वार हार गया तो वुड क्या कहेगा। उसे इस बात से भी घबराहट हो रही थी कि उनका सामना एक ऐसी टीम से होने वाला था जो सबसे तेज उड़ने वाली जादुई झाड़ुओं पर सवार होगी। इस समय वो नाग शक्ति को जितनी बुरी तरह हराना चाहता था, उतना उसने आज से पहले कभी नहीं चाहा था। आधे घंटे तक उसके अंदर उथल पुथल होती रही। फिर वो उठा और फटाफट कपड़े पहनकर नाश्ते के लिए जल्दी से नीचे चला गया। गरुड़द्वार की टीम के बाकी सारे खिलाड़ी लंबी टेबल पर पास पास बैठे थे और सब के सब तनाव में दिख रहे थे। जब 11 बजे का समय करीब आया तो पूरा स्कूल स्टेडियम की तरफ जाने लगा। आज काफी उमस थी और लगता था जैसे बारिश होने वाली हो। जब हैरी चेंजिंग रूम में जाने लगा तो रॉन और हरमाइनी जल्दी से उसे गुड लक कहने के लिए आए। टीम के सभी सदस्यों ने अपने लाल रंग के दुशाले वाली ड्रेस पहनी और फिर हमेशा की तरह वो मैच से पहले दिए जाने वाले वुड के उत्साहवर्धक भाषण को सुनने के लिए बैठ गए। वुड ने कहना शुरू किया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नाग शक्ति के पास हमसे बेहतर झाड़ुएं हैं, लेकिन हमारे पास झाड़ुओं पर बेहतर खिलाड़ी हैं। हमारी टीम ने ट्रेनिंग में उनसे ज्यादा कड़ी मेहनत की है। हम हर तरह के मौसम में खेले हैं। हम उन्हें मजा चखा देंगे और वे उस दिन पर पछताएंगे जब उन्होंने उस गंदे मेलफॉय को रिश्वत लेकर अपनी टीम में शामिल किया। और हैरी, मैच का सारा दारोमदार तुम्हारे ऊपर है। उन्हें दिखा दो कि खोजी के पास अमीर पिता का होना ही काफी नहीं है। मेलफॉय से पहले सुनहरी गेंद को पकड़ लेना, और अगर नहीं पकड़ पाओ तो इस कोशिश में अपनी जान दे देना हैरी, क्योंकि आज हमें जीतना ही है। हमें जीतना ही है, मैंने कह दिया। इसीलिए बिना किसी प्रेशर के खेलना हैरी, फ्रेड ने शरारत से हैरी को आंख मारते हुए कहा। जब वे पिच की तरफ बढ़े तो भीड़ ने जोरदार शोर से उनका स्वागत किया। चीलघात और मेहनतकश हाउस के बच्चे भी आज गरुड़द्वार का ही साथ दे रहे थे, क्योंकि वे भी नाग शक्ति को हारते हुए देखना चाहते थे। भीड़ में से बीच बीच में नाग शक्ति के विद्यार्थियों की हाय हाय की आवाजें और फुफकारें भी सुनाई दे रही थीं। क्विडिच की टीचर मैडम हूच ने फ्लिंट और वुड को हाथ मिलाने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे को खतरनाक अंदाज में देखते हुए हाथ मिलाया और इस दौरान जरूरत से ज्यादा दबाव डाला। मैडम हूच बोली, मेरी सीटी बजते ही मैच स्टार्ट हो जाएगा। 3, 2, 1। भीड़ के शोर से ऊपर उठने की प्रेरणा पाते हुए 14 खिलाड़ी काले बादलों से भरे आसमान की तरफ उड़ चले। हैरी उन सब से ऊपर की तरफ उड़ा। वो चारों तरफ सुनहरी गेंद को ढूंढ रहा था। सब ठीक तो है ना, माथे पर निशान वाले? मेलफॉय चिल्लाया, जो ठीक उसके नीचे आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी झाड़ू की स्पीड दिखाना चाहता हो। हैरी को जवाब देने का समय नहीं मिला। उसी पल एक भारी भरकम काला पहलवान उसकी तरफ झपटता हुआ आया। हैरी उससे बिल्कुल बाल बाल बचा। उसे लगा जैसे पहलवान उसके बालों को छूता हुआ गया था। तुम तो बाल बाल बचे हो हैरी। ये कहते हुए जॉर्ज अपने हाथ में बल्ला लेकर तेजी से हैरी के पास से गुजरा। वो पहलवान पर वार करके उसे नाग शक्ति के खिलाड़ी की तरफ भेजने के लिए तैयार था। हैरी ने देखा कि जॉर्ज ने पहलवान को एड्रियन प्यूसी की दिशा में जोर से मारा, लेकिन पहलवान बीच में ही मुड़ गया और फिर से हैरी की तरफ आने लगा। उससे बचने के लिए हैरी ने तेजी से नीचे गोता लगाया और जॉर्ज ने पहलवान को कसकर मेलफॉय की तरफ मारा। एक बार फिर पहलवान बूमरैंग की तरह मुड़ा और फिर से हैरी के सिर की तरफ लपका। हैरी ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली और सनसनाते हुए पिच के दूसरी सिरे की तरफ उड़ने लगा। उसे सुनाई दे रहा था कि पहलवान सीटी बजाता हुआ उसके पीछे आ रहा था। ये क्या हो रहा था? पहलवान इस तरह किसी एक ही खिलाड़ी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। उनका काम तो ये होता था कि वे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को झाड़ू से गिराने की कोशिश करें। तो फिर आज क्या चक्कर था ये? फ्रेड वीजली दूसरे सिरे पर पहलवान का इंतजार कर रहा था। हैरी एकदम से झुक गया जब फ्रेड ने
पहलवान को अपनी पूरी ताकत से मारा और उसका रुख हैरी से हटकर दूसरी तरफ हो गया। लो, इसका काम तमाम हो गया, फ्रेड खुशी से चिल्लाया। लेकिन वो गलत था। वो पहलवान एक बार फिर से मानो किसी चुंबकीय शक्ति से हैरी की तरफ खिंचा चला आ रहा था। वो एक बार फिर उसके पीछे आ गया और हैरी को पूरी गति से उड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बारिश शुरू हो गई थी। हैरी के चेहरे पर भारी बूंदें गिरने लगीं, जो उसके चश्मे के कांच पर पड़कर उछल रही थीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैच में क्या हो रहा था, जब तक कि उसने कमेंट्री कर रहे ली जॉर्डन की आवाज नहीं सुनी। नाग शक्ति 60-0 से आगे चल रहा है। नाग शक्ति की बेहतरीन झाड़ुएं स्पष्ट रूप से अपना कमाल दिखा रही थीं और इस बीच दुष्ट पहलवान अपनी तरफ से हैरी को नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा था। फ्रेड और जॉर्ज अब उसके दोनों तरफ इतने पास उड़ रहे थे कि हैरी को उनकी हिलती बाहों के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था। सुनहरी गेंद यानी स्निच को पकड़ने की बात तो रहने ही दें, हैरी के लिए उसे देख पाना भी संभव नहीं था। फ्रेड गुस्से से गुर्राया, किसी ने पक्का इस पहलवान के साथ छेड़खानी की है। तभी पहलवान नए सिरे से हैरी पर हमला करने के लिए आया तो फ्रेड ने अपने बल्ले को पूरी ताकत से घुमाया। हमें टाइम आउट लेना चाहिए, जॉर्ज बोला और उसने वुड को इशारा करने की कोशिश की। इसके साथ ही वो पहलवान को हैरी की नाक तोड़ने से रोकने की कोशिश भी कर रहा था। वुड को संदेश मिल गया। मैडम हूच की सीटी बजी और अभी भी दुष्ट पहलवान से बचने की कोशिश करते हुए हैरी, फ्रेड और जॉर्ज जमीन पर उतर आए। क्या हो रहा है? वुड ने पूछा जब गरुड़ द्वार की टीम इकट्ठी हुई और नाग शक्ति के दर्शक भीड़ में से ताने मारने लगे। हम हारते जा रहे हैं। और फ्रेड और जॉर्ज, जब पहलवान ने एंजेलिना को स्कोर करने से रोका तब तुम दोनों कहाँ थे? वुड ने गुस्से से पूछा। ऑलिवर वुड, हम उससे 20 फुट ऊपर दूसरे पहलवान को रोक रहे थे ताकि वो हैरी की हत्या ना कर दे, जॉर्ज ने गुस्से से कहा। किसी ने उसके ऊपर जादू कर दिया है। वो सिर्फ हैरी के ही पीछे पड़ा है। पूरे मैच में वो किसी दूसरे की तरफ गया तक नहीं है। नाग शक्ति के खिलाड़ियों ने जरूर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, वुड ने चिंता भरे स्वर में कहा। लेकिन हमारी आखिरी प्रैक्टिस के बाद पहलवानों को मैडम हूच के ऑफिस में ताले में रखा गया था और तब उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं थी। मैडम हूच उन्हीं की तरफ आ रही थीं। उनके कंधे के पीछे हैरी को दिख रहा था कि नाग शक्ति के खिलाड़ी ताने मारते हुए उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जब मैडम हूच करीब आईं तो हैरी फ्रेड और जॉर्ज से बोला, सुनो, अगर तुम दोनों पूरे समय मेरे आसपास ही मंडराते रहोगे तो मैं सुनहरी गेंद को कैसे पकड़ूंगा जब तक कि वो उड़कर सीधे मेरे हाथ में ना आ जाए। और ऐसा तो होगा नहीं, तो तुम बाकी खिलाड़ियों के पास जाओ और मुझे उस बदमाश पहलवान से अकेले ही निपटने दो। फ्रेड तुरंत बोला, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, वो तुम्हारी खोपड़ी खोल देगा। वुड कभी हैरी को और कभी वीजली भाइयों को देख रहा था। एलिसिया स्पिनेट ने गुस्से से कहा, ऑलिवर, ये पागलपन है। तुम हैरी को अकेले उस भयानक चीज से निपटने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें पहलवान की जांच की मांग करनी चाहिए। हैरी ने कहा, अगर हम इस समय खेल रुकवाते हैं तो हम इस मैच में जीत से वंचित हो जाएंगे और हम सिर्फ एक दुष्ट पहलवान के कारण नाग शक्ति से मैच नहीं हारेंगे। प्लीज ऑलिवर, उनसे कह दो कि मुझे अकेला छोड़ दें। जॉर्ज ने गुस्से में वुड से कहा, ये सब तुम्हारी गलती है वुड। तुम ही ने उससे वो बेवकूफ़ी भरी बात कही थी मैच शुरू होने से पहले, सुनहरी गेंद को पकड़ लेना वरना इस कोशिश में अपनी जान दे देना। मैडम हूच अब उनके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गईं। क्या तुम लोग दोबारा खेल शुरू करने के लिए तैयार हो? उन्होंने वुड से पूछा। वुड को हैरी के चेहरे पर संकल्प का भाव दिख रहा था। वो बोला, ठीक है। और फ्रेड और जॉर्ज, तुम लोगों ने हैरी की बात सुन ली है। उसे अकेला छोड़ दो और उसे खुद ही पहलवान से निपटने दो। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। मैडम हूच की सीटी बजने पर हैरी हवा में तेजी से उड़ा और उसने अपने पीछे आते पहलवान की जोरदार सनसनाहट सुनी। हैरी और ऊंचाई की तरफ उड़ चला। उसने तेजी से चक्कर काटे, एकाएक ऊपर नीचे घूमा, आड़ा तिरछा उड़ा और कभी सीधा उल्टा हुआ। इस वजह से उसे हल्के से चक्कर आने लगे। उसने अपनी आंखों को चौड़ा करके खोल लिया क्योंकि बारिश उसके चश्मे को धुंधला कर रही थी और उसके नथुनों के अंदर भी घुस रही थी क्योंकि वो पहलवान के खतरनाक हमले से बचने के लिए उल्टा लटक रहा था। उसे दर्शकों की हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो जानता था कि उसकी हरकतें मूर्खतापूर्ण दिख रही होंगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि बदमाश पहलवान भारी था, इसलिए वो उतनी तेजी से दिशा नहीं बदल सकता था जितनी तेजी से हैरी बदल सकता था। हैरी स्टेडियम के चारों तरफ ऊपर नीचे होते हुए उड़ता रहा। वो बारिश की चांदी जैसी चादर के बीच से गरुड़ द्वार के गोल की तरफ देख रहा था, जहां एड्रियन प्यूसी वुड के पार जाने की कोशिश कर रहा था। हैरी के कान में बजी एक सीटी की आवाज ने उसे बताया कि पहलवान एक बार फिर उससे टकराते टकराते बचा था। हैरी एकदम पलटा और तेजी से विपरीत दिशा में चल दिया। जब हैरी को बीच हवा में
पहलवान से बचने के लिए मजबूरन एक बेवकूफ़ी भरा चक्कर लगाना पड़ा तो मैलफॉय चिल्लाया, नाच क्या रहे हो पॉटर। हैरी और भी तेजी से उड़ने लगा। पहलवान उसके कुछ ही फुट पीछे था और फिर जब उसने नफरत और गुस्से से मैलफॉय की तरफ देखा तो उसे अचानक सुनहरी गेंद नजर आ गई। वो मैलफॉय के बाएं कान के कुछ इंच ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन मैलफॉय को हैरी पर हंसने से ही फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया। एक पल के लिए तो हैरी बीच हवा में ही लटका रह गया। वो मैलफॉय की तरफ तेज गति से नहीं जा सकता था। उसे डर था कि ऐसा करने पर मैलफॉय ने ऊपर की तरफ देख लिया तो उसे गेंद दिख जाएगी। और तभी धाड़! वो 1 सेकंड से ज्यादा उस जगह पर रुक गया था और पहलवान आखिरकार उससे टकरा ही गया। वो हैरी की कोहनी से टकराया था और हैरी को लगा जैसे उसकी बाह टूट गई हो। तेज दर्द से बेहाल हैरी बारिश में भीगी झाड़ू पर हल्के से एक तरफ खिसका। उसके एक घुटने ने अब भी झाड़ू को जकड़ रखा था, जबकि उसकी दाईं बाह बेकार होकर लटक गई थी। पहलवान पलटकर दोबारा हमला करने आया। इस बार उसका लक्ष्य था हैरी के चेहरे का कचूमर बनाना। हैरी उसके रास्ते से हट गया। उसके सुन्न दिमाग में एक विचार दृढ़ता से जम चुका था, मैलफॉय तक पहुंचो। दर्द और बारिश की धुंध के बीच उसने अपने नीचे चमकते और व्यंग्य से मुस्कुराते चेहरे की तरफ गोता लगा दिया और उसने देखा कि मैलफॉय की आंखें डर के मारे फैल गई थीं। उसे लगा कि हैरी उस पर हमला कर रहा है। अरे क्या कर रहे हो? उसने सांस रोकते हुए कहा और हैरी के रास्ते से हट गया। हैरी ने अपने सही सलामत हाथ को अपनी झाड़ू पर से हटाया और अंधों की तरह गेंद पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां ठंडी सुनहरी गेंद पर पकड़ बना रही थीं, लेकिन इस कोशिश में अब वो सिर्फ अपने पैरों से झाड़ू को पकड़े था। जब वो गिरता हुआ धरती की तरफ आ रहा था और होश में बने रहने की कोशिश कर रहा था, तब उसे भीड़ के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कीचड़ उछालते हुए वो धप के साथ गिरा और झाड़ू से लुढ़क गया। उसका चोटग्रस्त हाथ एक बहुत ही अजीब कोण पर लटका हुआ था। दर्द से कराहते हुए उसने दूर कहीं पर बहुत सारी सीटियां और तालियों के बजने की आवाजें सुनी। फिर उसने अपने सही सलामत हाथ में पकड़ी सुनहरी गेंद पर ध्यान केंद्रित किया। आहा, हम जीत गए! और फिर वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। वो अभी भी पिच पर पड़ा था और कोई उसके ऊपर झुका था। हैरी को उसके चमकते दांत दिखाई दिए और उसने दर्द से कराहते हुए कहा, अरे नहीं, आप नहीं। ये लॉकहार्ट थे। वो बोले, ये जानता नहीं कि ये क्या कह रहा है। फिर उन्होंने हैरी के चारों तरफ जमा हुई धक्का मारती गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हाथ अभी ठीक कर दूंगा हैरी। नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, धन्यवाद। हैरी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन दर्द बहुत ही भयानक था। उसने पास से आ रही क्लिक की चिरपरिचित आवाज सुनी। वो जोर से बोला, कॉलिन, मैं इस हाल में फोटो नहीं खिंचवाना चाहता। लॉकहार्ट ने पुचकारते हुए कहा, अरे लेटे रहो हैरी, बहुत ही आसान मंत्र है, मैं तो अनगिनत बार इसका उपयोग कर चुका हूँ। हैरी ने दांत भींचते हुए कहा, आप मुझे सीधे अस्पताल क्यों नहीं जाने देते? हाँ प्रोफेसर, उसे सचमुच अस्पताल जाना चाहिए, कीचड़ में लथपथ वुड ने कहा, जो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, हालांकि उसका खोजी जमीन पर घायल पड़ा हुआ था। बहुत ही बढ़िया गेंद पकड़ी तुमने हैरी, सचमुच शानदार। मैं तो कहूँगा कि ये अब तक का तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस था। अपने चारों तरफ खड़े लोगों के पैरों के बीच से हैरी ने फ्रेड और जॉर्ज वीजली को देखा, जो दुष्ट पहलवान को डिब्बे में बंद करने के लिए उससे जूझ रहे थे। पहलवान अभी भी जोरदार संघर्ष कर रहा था। सब लोग पीछे हट जाओ, लॉकहार्ट ने अपने गहरे हरे लबादे की आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा। हैरी कमजोर स्वर में बोला, नहीं मत करिए, प्लीज रहने दीजिए। लेकिन अब तक लॉकहार्ट अपनी जादुई छड़ी हिलाने लगे थे और वो छड़ी उन्होंने हैरी के हाथ की तरफ मोड़ दी। हैरी को कंधे में एक अटपटा और अप्रिय एहसास होना शुरू हुआ, जो फैलकर उसकी उंगलियों तक पहुंच गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ की हवा निकल गई हो। असल में क्या हुआ था ये देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन उसके सबसे बुरे डर तब सही साबित हुए जब उसके ऊपर झुके विद्यार्थियों ने जोर से सिसकारी भरी और कॉलिन क्रीवी पागलों की तरह फोटो खींचने लगा। हैरी के हाथ में अब जरा भी दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसे अपना हाथ की तरह महसूस भी नहीं हो रहा था। लॉकहार्ट बोला, देखो ऐसा भी कई बार हो जाता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब हड्डियां टूटी हुई नहीं है ना, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसा करो हैरी, अब बस उठकर अस्पताल चले जाओ। मिस्टर वीजली और मिस ग्रेंजर, तुम दोनों भी इसके साथ जाओ। मैडम पॉम्फ्री पल भर में तुम्हारा बाकी का इलाज कर देंगी।
जब हैरी अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे एक अजीब से असंतुलन का एहसास हो रहा था। गहरी सांस खींचते हुए उसने अपने दाईं तरफ देखा और उसने जो देखा उससे वो दोबारा बेहोश होते होते बचा। उसके दुशाले के बाहर जो हाथ लटक रहा था वो मांस के रंग के एक मोटे रबर ग्लव की तरह दिख रहा था। उसने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की लेकिन हाथ में जरा भी हलचल नहीं हुई। लॉकहार्ट ने हैरी की हड्डियां ठीक नहीं की थीं। उसने उन्हें हटा दिया था। अगला भाग। मैडम पॉम्फ्री ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उन्होंने उस बेजान चीज को पकड़ा जो आधा घंटे पहले तक अच्छी तरह काम करने वाला एक हाथ हुआ करता था। फिर वो गुस्से से बोली, तुम्हें सीधे मेरे पास आना चाहिए था। मैं 1 सेकंड में हड्डियां जोड़ सकती हूँ, लेकिन उन्हें दोबारा बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। आप ऐसा कर तो पाएंगी ना? हैरी ने हताश स्वर में पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत दर्द होगा। तुम्हें आज की रात अस्पताल में ही रहना पड़ेगा हैरी। मैडम पॉम्फ्री ने हैरी को एक पाजामा दिया और रॉन ने पाजामा पहनने में हैरी की मदद की। हरमायनी बिस्तर के चारों तरफ लगे पर्दे के बाहर रुकी रही। बिना हड्डियों वाले रबर जैसे हाथ को आस्तीन में डालने में रॉन को थोड़ा समय लगा। हैरी की बेजान उंगलियों को आस्तीन से खींचते हुए रॉन पर्दे के पीछे से बोला, तुम अब भी लॉकहार्ट का पक्ष लेना चाहोगी हरमायनी? बताओ जरा। अरे, किसी से भी गलती हो सकती है रॉन, और वैसे भी अब इसमें दर्द तो नहीं ही हो रहा है ना? क्यों, है ना हैरी? हैरी बोला, हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब इससे कुछ और भी नहीं हो रहा है। और फिर जब हैरी बिस्तर पर लेटा तो उसका बेजान हाथ एक तरफ लटक रहा था। हरमायनी और मैडम पॉम्फ्री पर्दे के पीछे से अंदर आईं। मैडम पॉम्फ्री के हाथ में एक बड़ी बोतल थी जिस पर लिखा था अस्थिवर्धक। उन्होंने धुआं उड़ाती बोतल से एक पूरा गिलास भरकर हैरी को देते हुए कहा, आज की रात तुम पर भारी पड़ेगी पॉटर। हड्डियों को दोबारा बनाना बहुत भयानक होता है। और वाकई उनकी ये बात बिल्कुल सही थी। वो दवा पीने से हैरी का मुंह जल गया और दवा के अंदर जाते समय उसका गला भी जल गया, जिससे वो खांसने और सीसी करने लगा। खतरनाक खेलों और अयोग्य शिक्षकों के बारे में बड़बड़ाती हुई मैडम पॉम्फ्री वापस चली गईं। वे रॉन और हरमायनी को हैरी के पास ही छोड़ गई थीं ताकि वे पानी पीने में हैरी की मदद कर सकें। वैसे जो भी हो, हम मैच तो जीत ही गए, रॉन बोला। तुमने क्या खूब गेंद को पकड़ा। जरा मेलफॉय का चेहरा देखते, ऐसा लग रहा था उसका बस चले तो किसी की हत्या कर डालेगा। हरमायनी ने उदास स्वर में कहा, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने पहलवान पर जादू कैसे किया था। हैरी ने थोड़ा उठकर अपने तकिए के सहारे बैठते हुए कहा, हम इस बात को भी उन सवालों की लिस्ट में जोड़ लेते हैं जो हम उससे भेस बदल काढ़ा पीने के बाद पूछेंगे। उम्मीद है कि उस काढ़े का स्वाद कम से कम इस दवा से तो बेहतर ही हो। उसी समय अस्पताल के वार्ड का दरवाजा खुला। गरुड़ द्वार की टीम के बाकी खिलाड़ी कीचड़ में लथपथ और गीले कपड़ों में ही हैरी को देखने आए थे। जॉर्ज बोला, क्या कमाल की उड़ान भरी थी तुमने हैरी। मैंने अभी अभी मार्कस फ्लिंट को मेलफॉय पर चिल्लाते सुना है। वो उसे डांट रहा था कि सुनहरी गेंद उसके सिर के ठीक ऊपर थी, लेकिन वो उसे देख नहीं पाया। मेलफॉय काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वे लोग अपने साथ केक, मिठाइयाँ और पंपकिन जूस की बोतलें लेकर आए थे। सब हैरी के बिस्तर के चारों तरफ खड़े हो गए। अभी वे अच्छी खासी पार्टी मनाने की तैयारी कर ही रहे थे कि मैडम पॉम्फ्री धड़धड़ाती हुई वहां आईं और चिल्लाईं, इस बच्चे को आराम की जरूरत है। इसकी 33 हड्डियां दोबारा उगनी हैं। चलो बाहर निकलो सब। और हैरी अब अकेला रह गया था। बेजान हाथ में टीस मारते दर्द से उसका ध्यान हटाने के लिए अब वहां कुछ नहीं था। अगला भाग। घंटों के बाद हैरी घुप अंधेरे में अचानक जागा और उसके मुंह से दर्द भरी हल्की चीख निकली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में बड़े बड़े फोड़े हो गए हों। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि शायद वो दर्द के कारण जाग गया था। फिर दहशत के रोमांच में उसे ये एहसास हुआ कि कोई अंधेरे में उसके माथे को गीले स्पंज से साफ कर रहा था। दूर हटो, उसने जोर से कहा। फिर वो उस प्राणी को पहचानते हुए बोला, डॉबी। और वाकई उस घरेलू जिन्न की बाहर निकलती टेनिस की गेंद जैसी आंखें अंधेरे में हैरी को ताक रही थीं। उसकी लंबी नुकीली नाक पर एक आंसू बह रहा था। वो दुखी आवाज में फुसफुसाया, हैरी पॉटर वापस स्कूल आया। डॉबी ने हैरी पॉटर को चेतावनी दी थी, बार बार दी थी। ओ सर, आपने डॉबी की बात क्यों नहीं मानी? जब हैरी पॉटर की ट्रेन छूट गई थी तो हैरी पॉटर वापस घर क्यों नहीं गया? हैरी जैसे तैसे अपने तकिए से टिक कर बैठा और उसने डॉबी के स्पंज को दूर हटा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें कैसे पता कि मेरी ट्रेन छूट गई थी? डॉबी के होंठ थरथराए और हैरी को अचानक शक हो गया।
वो धीमे से बोला। तो वो काम तुमने किया था? तुमने बैरियर को बंद कर दिया था ताकि हम उससे निकल ना पाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। डॉबी छुपा हुआ था और जैसे ही उसने हैरी पॉटर को देखा उसने गेट बंद कर दिया। इसके लिए डॉबी ने खुद को सजा भी दी। उसने अपने हाथ प्रेस से जला लिए। ये कहते हुए डॉबी ने हैरी को पट्टी बंधी 10 लंबी उंगलियां दिखाई। लेकिन डॉबी को परवाह नहीं थी सर, क्योंकि उसने सोचा कि हैरी पॉटर सुरक्षित था। डॉबी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हैरी पॉटर दूसरे तरीके से स्कूल पहुंच जाएगा। वो आगे पीछे झूल रहा था और अपना बदसूरत सिर हिला रहा था। डॉबी ने जब सुना कि हैरी पॉटर वापस हॉगवर्ट्स पहुंच गया तो डॉबी को इतना सदमा लगा कि उसने अपने मालिक का डिनर जला दिया। डॉबी को इतने कोड़े खाने पड़े जितने उसने पहले कभी नहीं खाए थे सर। हैरी वापस अपने तकिए पर निढाल होते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं और रॉन स्कूल से निकलते निकलते बचे। इससे पहले कि मेरी हड्डियां दोबारा बन जाएं, तुम यहाँ से चले जाओ डॉबी, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। डॉबी हल्के से हंसा। डॉबी को मौत की धमकियां सुनने की आदत है सर। डॉबी घर पर दिन में 5 बार ऐसी धमकियां सुनता है। फिर उसने अपनी नाक उस गंदे तकिए के कवर के कोने से पहुंची जिसे वो पहने हुए था। इस वक्त वो इतना दयनीय लग रहा था कि ना चाहते हुए भी हैरी का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। उसने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा, तुम ये अजीब सी चीज क्यों पहनते हो डॉबी? ये सर, ये घरेलू जिन की गुलामी का निशान है सर। डॉबी तभी आजाद हो सकता है जब उसका मालिक उसे कपड़े देगा सर। परिवार इस बारे में इतना सावधान रहता है कि डॉबी को एक मोजा तक न दिया जाए सर, क्योंकि तब वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। फिर डॉबी ने अपनी बाहर निकली आंखें पोंछी और अचानक बोला, हैरी पॉटर को घर जाना चाहिए। डॉबी ने सोचा था कि उसका पहलवान ये काम कर देगा। तुम्हारा पहलवान? तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारा पहलवान? तुमने उस पहलवान से मुझे मरवाने की कोशिश की थी। मरवाने की नहीं सर, डॉबी आपको कैसे मरवा सकता है? डॉबी तो हैरी पॉटर की जान बचाना चाहता है। यहाँ रहने से तो अच्छा है कि हैरी पॉटर बुरी तरह घायल होकर घर वापस चला जाए सर। डॉबी हैरी पॉटर को सिर्फ इतना घायल करना चाहता था कि उसे घर भेज दिया जाए। अच्छा, बस इतना ही चाहते थे? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम मुझे टुकड़ों में घर क्यों भेजना चाहते थे? सर, अगर हैरी पॉटर को पता होता, अगर उसे पता होता कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जादुई दुनिया के हम जैसे दबे कुचले शोषित दमित जीवों के लिए वो कितना मायने रखता है। डॉबी को वो समय याद है जब, तुम जानते हो कौन का बोलबाला था सर, हम घरेलू जिन्नों के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा बर्ताव किया जाता था। डॉबी के साथ तो अब भी वैसा ही बर्ताव होता है सर, लेकिन जब से हैरी पॉटर ने तुम जानते हो कौन को हराया है, तब से अधिकांश घरेलू जिन्नों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। हैरी पॉटर बच गया और उस शैतान जादूगर की शक्ति चली गई और एक नई सुबह हुई सर। और हैरी पॉटर हम जैसे लोगों के लिए आशा की किरण बन गया, जो सोचते थे कि अंधेरे दिन कभी खत्म नहीं होंगे सर। लेकिन अब हॉगवर्ट्स में भयानक घटनाएं घटने वाली हैं, शायद इसी समय घट रही हैं, और डॉबी हैरी पॉटर को यहाँ नहीं रहने देना चाहता, जहाँ इतिहास खुद को दोहराने वाला है, जहाँ रहस्यमय तहखाना एक बार फिर खुलने वाला है सर। और इतना बोलते बोलते डॉबी दहशत के मारे जम गया। उसने हैरी के बिस्तर के पास रखी टेबल से पानी का जग उठाया और अपने ही सिर पर दे मारा। ऐसा करने से वो नीचे गिर गया। 1 सेकंड बाद वो बुदबुदाते हुए रेंग कर बिस्तर पर आया। बुरा डॉबी, बहुत बुरा डॉबी, हैरी फुसफुसाया। तो क्या सचमुच यहाँ पर कोई रहस्यमय तहखाना है? और तुमने कहा कि वो पहले भी खुल चुका है। मुझे पूरी बात बताओ डॉबी। जब डॉबी का हाथ पानी के जग की तरफ रेंगने लगा तो हैरी ने उसकी पतली कलाई पकड़ ली। और ये भी बताओ कि मैं तो मगलू परिवार का नहीं हूँ, तो फिर तहखाने के खुलने से मुझे खतरा क्यों है? ओह सर, कुछ मत पूछिए, बेचारे डॉबी से कुछ मत पूछिए। इस जगह पर भयानक घटनाएं करने की साजिश रची गई है, और जब वे होंगी तब हैरी पॉटर को यहाँ नहीं रहना चाहिए। घर वापस चले जाओ हैरी पॉटर, घर वापस जाओ। हैरी पॉटर को इसमें नहीं उलझना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है सर। ये सब कौन कर रहा है डॉबी, बताओ मुझे।
तहखाने को किसने खोला था? पिछली बार किसने खोला था उसे? डॉबी नहीं बता सकता सर, नहीं बता सकता। डॉबी को ये नहीं बताना चाहिए। घर वापस जाओ हैरी पॉटर, घर वापस जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ डॉबी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त मगलू है, और अगर तहखाना सचमुच खुल चुका है तो जो लोग सबसे पहले उसके शिकार बनेंगे उनमें वो भी होगी। हैरी पॉटर अपने दोस्तों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। इतना महान, इतना बहादुर, लेकिन उसे खुद को बचाना चाहिए। हैरी पॉटर को यहाँ नहीं रहना चाहिए। और इतना बोलते बोलते डॉबी अचानक जम गया। उसके चमगादड़ जैसे कान कांपने लगे। हैरी ने भी वो आवाज सुन ली। बाहर गलियारे में आते हुए कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। डॉबी को जाना होगा, डॉबी ने आतंकित होकर कहा। और फिर एक चुटकी बजी और हैरी की मुट्ठी में अब डॉबी की कलाई के बजाय सिर्फ हवा रह गई थी। वो फिर से बिस्तर पर लुढ़क गया। उसकी आंखें अस्पताल के वार्ड के अंधेरे दरवाजे पर टिकी थीं, क्योंकि कदमों की आवाजें करीब आती जा रही थीं। अगले ही पल डंबलडोर दरवाजे से अंदर घुसे। उन्होंने एक लंबा ऊनी ड्रेसिंग गाउन और नाइट कैप पहन रखी थी। वे उस चीज का एक सिरा थामे थे जो मूर्ति की तरह दिख रही थी। एक सेकंड बाद प्रोफेसर मैगोनागल नजर आईं, जो उस मूर्ति के पैर थामे थीं। दोनों ने मिलकर उसे एक बिस्तर पर डाल दिया। डंबलडोर फुसफुसाए, मैडम पॉम्फ्री को बुलाओ। 2 पल बाद प्रोफेसर मैगोनागल मैडम पॉम्फ्री को लेकर लौट आईं। हैरी आंखें बंद किए सोने का अभिनय कर रहा था और हल्की सी आंखें खोलकर सब कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। मैडम पॉम्फ्री ने डंबलडोर से फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ है? एक और हमला हुआ है। मिनर्वा को ये बच्चा सीढ़ियों पर मिला, डंबलडोर ने बताया। प्रोफेसर मैगोनागल बोली, इसके पास ही अंगूरों का एक गुच्छा मिला। हमें लगता है कि ये छुपकर यहाँ पॉटर से मिलने आ रहा था। हैरी के पेट में अचानक भयानक उथल पुथल सी मच गई। बहुत धीमे से, सावधानी से उसने खुद को सिर्फ कुछ इंच ऊपर उठाया ताकि वो बिस्तर पर लेटी मूर्ति को देख सके। चांद की एक हल्की किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी और तब उसे पता चला कि वो मूर्ति नहीं, कॉलिन क्रीवी था। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उसके हाथ उसके सामने बंधे हुए थे, जिनसे उसने कैमरा पकड़ रखा था। क्या इसे बेजान किया गया है? मैडम पॉम्फ्री ने फुसफुसाकर पूछा। प्रोफेसर मैगोनागल बोली, हाँ, लेकिन मैं तो ये सोचकर कांप उठती हूँ, हॉट चॉकलेट के लिए नीचे सीढ़ियों पर नहीं आए होते तो भगवान जाने क्या होता। वे तीनों कॉलिन को घूरते रहे। फिर डंबलडोर आगे झुके और उन्होंने कैमरे को कॉलिन की सख्त पकड़ से छुड़ाया। प्रोफेसर मैगोनागल ने पूछा, क्या आपको लगता है कि ये लड़का हमलावर की फोटो लेने में कामयाब हो गया होगा? डंबलडोर ने बिना कुछ कहे कैमरे का पिछला हिस्सा खोला। कैमरे से धुएं का एक झोंका बाहर निकला और 3 बिस्तर दूर लेटे हैरी को जलते प्लास्टिक की तेज बदबू आई। ओफो, पूरी रील पिघल गई है, मैडम पॉम्फ्री ने कहा। इसका क्या मतलब है एल्बस? प्रोफेसर मैगोनागल ने बेचैनी से पूछा। डंबलडोर ने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब ये है कि रहस्यमयी तहखाना सचमुच खुल चुका है। मैडम पॉम्फ्री ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। प्रोफेसर मैगोनागल ने डंबलडोर को घूरा। लेकिन एल्बस, किसने? सवाल ये नहीं है मिनर्वा कि किसने, सवाल ये है कि कैसे। हैरी प्रोफेसर मैगोनागल के छाया में छुपे चेहरे को जितना देख सकता था, उससे ये स्पष्ट था कि उन्हें भी डंबलडोर की बात से उतना ही समझ में आया था जितना कि हैरी को आया था। अध्याय 11। रविवार की सुबह जब हैरी उठा तो कमरे में सूरज की चमकदार रोशनी भरी थी। उसके हाथ की हड्डियां उग आई थीं, लेकिन हाथ में बहुत अकड़न थी। वो जल्दी से उठकर बैठा और उसने कॉलिन के बिस्तर की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहां पर ऊंचे पर्दे डाल दिए गए थे। जब मैडम पॉम्फ्री ने देखा कि हैरी जाग गया है तो वे नाश्ते की ट्रे लेकर जल्दी से वहां आईं। फिर वे उसके हाथ और उंगलियों को मोड़ने और फैलाने लगीं। सब कुछ ठीक है, नाश्ता खत्म करने के बाद तुम जा सकते हो हैरी। हैरी ने उल्टे हाथ से दलिया खाया, फिर फटाफट कपड़े पहने और गरुड़ द्वार के टॉवर की तरफ चल दिया। वो रॉन और हरमायनी को कॉलिन और डॉबी के बारे में बताने के लिए बेचैन था, लेकिन वे दोनों वहां नहीं थे। हैरी सोचने लगा कि वो कहाँ गए होंगे और फिर वो उनकी तलाश में चल दिया। उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि ये जानने में उन दोनों की कोई रुचि नहीं थी कि उसकी हड्डियां वापस बन गई हैं या नहीं। जब हैरी लाइब्रेरी के पास से गुजरा तो पर्सी वीजली वहां से बाहर निकला। आज वो थोड़े अच्छे मूड में दिख रहा था। ओह हेलो हैरी, कल तुमने बहुत बढ़िया उड़ान भरी, बहुत ही बेहतरीन। गरुड़ द्वार को हाउस कप के लिए बढ़त मिल गई है। तुमने 50 पॉइंट हासिल कर लिए। तुम्हें रॉन या हरमायनी कहीं दिखे क्या? हैरी ने पूछा। नहीं, वो मुझे नहीं दिखे, लेकिन उम्मीद है कि रॉन लड़कियों के बाथरूम में तो नहीं होगा। हैरी जबरदस्ती मुस्कुराया और फिर पर्सी के जाने के बाद वो सीधे मायूस मीना के बाथरूम की तरफ चल पड़ा। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि रॉन और हरमायनी वहां दोबारा क्यों गए होंगे।
फिर भी उसने वहां जाने का फैसला किया। ये तसल्ली करने के बाद कि फिल्च या कोई प्रीफेक्ट्स आसपास नहीं थे, उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसे एक बंद टॉयलेट से उन दोनों की आवाजें सुनाई दी। बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए वो बोला, मैं हूँ। बंद टॉयलेट के भीतर से कुछ गिरने, कुछ उछलने और एक सिसकारी की आवाज आई। उसने देखा हरमाइनी की आंख की होल से बाहर झांक रही थी। वो बोली, हैरी तुमने तो हमें बुरी तरह डरा दिया। अंदर आओ, तुम्हारा हाथ कैसा है अब? ठीक है, हैरी बोला और टॉयलेट में घुस गया। एक पुरानी कड़ाही टॉयलेट सीट पर रखी थी और उसकी तली के नीचे हो रही कड़कड़ाहट से हैरी समझ गया कि उन्होंने इसके नीचे आग जला रखी थी। वाटरप्रूफ जादुई आग जलाने में हरमाइनी को महारत हासिल थी। हैरी ने मुश्किल से टॉयलेट का दरवाजा दोबारा बंद किया और रॉन बोला, हम पहले तो तुमसे मिलने आने वाले थे, लेकिन फिर हमने भेस बदल काढ़ा बनाने का फैसला किया। हमने ये निर्णय लिया कि इसे छुपकर बनाने के लिए सबसे सेफ जगह यही है। हैरी ने उन्हें कॉलिन के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन हरमाइनी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, हम पहले से ही जानते हैं। हमने आज सुबह ही प्रोफेसर मैकगोनागल को इस बारे में प्रोफेसर फ्लिटविक को बताते सुना था। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि बेहतर होगा कि हम इस काढ़े को जल्दी से जल्दी बनाना शुरू कर दें, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके मैलफॉय से सच्चाई उगलवा सकें। वैसे भी क्विडिच मैच हारने के बाद उसका मूड इतना खराब हो गया होगा कि उसने अपना सारा गुस्सा कॉलिन पर उतार दिया। हरमाइनी ने गांठदार घास के पूले खोलकर उनको काढ़े में डाल दिया। हैरी बोला, एक और बात भी बतानी है मुझे तुम्हें। आधी रात को डॉबी मुझसे मिलने आया था। रॉन और हरमाइनी ने हैरानी से उसे घूरा। फिर हैरी ने उनको वो सारी बातें बताईं जो डॉबी ने कही थीं। रॉन और हरमाइनी मुंह बाए उसकी बातें सुनते रहे। क्या मतलब? रहस्यमयी तहखाना पहले भी खुल चुका है? हरमाइनी ने हैरानी से कहा। रॉन विजयी स्वर में बोला, ओह, तब तो इससे बात साफ हो गई। जरूर पहले इसे लूसियस मैलफॉय ने खोला होगा जब वो यहाँ स्कूल में पढ़ता होगा, और अब उसने अपने लाडले बेटे ड्रेको को भी इसे खोलने का तरीका सिखा दिया होगा। अब तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है। काश डॉबी ने तुम्हें यह भी बता दिया होता कि तहखाने के अंदर किस तरह का भयानक जानवर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे भयानक जानवर को आज तक किसी ने स्कूल में घूमते क्यों नहीं देखा। हो सकता है वो अदृश्य हो सकता हो, या शायद वो रूप परिवर्तन कर सकता हो, जैसे कवच या ऐसी ही किसी चीज का रूप धारण कर लेता होगा। मैंने गिरगिटी भूतों के बारे में बहुत पढ़ा है। हरमाइनी ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा। तुम पढ़ती बहुत ज्यादा हो यार हरमाइनी, रॉन ने कहा और उसने जोंकों के ऊपर मरे हुए पतंगे डाल दिए। फिर उसने पतंगों के खाली पैकेट को मरोड़ा और हैरी की तरफ पलट कर देखा। तो डॉबी ने हमें ट्रेन पकड़ने से रोका और उसी ने तुम्हारा हाथ तोड़ डाला। पता है हैरी, अगर वो यूं ही तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करता रहा तो एक दिन वो तुम्हारी जान ही ले लेगा। सोमवार की सुबह तक ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई कि कॉलिन क्रीवी पर हमला हुआ है और अब वो मुर्दों की तरह अस्पताल में पड़ा है। माहौल अचानक अफवाहों और संदेहों से भर गया। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी अब महल में झुंड बनाकर एक साथ घूमने लगे। वे घबरा रहे थे कि अगर वे कहीं अकेले गए तो उन पर हमला ना हो जाए। जीनी वीजली, जो सम्मोहन की क्लास में कॉलिन क्रीवी के पास बैठती थी, काफी परेशान दिख रही थी। फ्रेड और जॉर्ज उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हैरी को लगा कि वे इसके लिए गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। वे बारी बारी से खुद को जादू से बालों या फोड़ों से ढक रहे थे या मूर्तियों के पीछे से अचानक जीनी के सामने कूदकर उसे चौंका रहे थे। वे तभी रुके जब गुस्से से तमतमाते हुए पर्सी ने उनसे कहा कि वो मिसेस वीजली को उनकी हरकतों के बारे में लिखेगा और ये बताएगा कि वे लोग जिनी को बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं। इसी दौरान टीचर्स से छुपकर पूरे स्कूल में ताबीज़ों, गंडों और अन्य सुरक्षा यंत्रों और उपायों का व्यापार फल फूल रहा था। नेविल लॉन्गबॉटम ने कई चीज़ें खरीदी, जैसे बुरी गंध वाला एक बड़ा हरा प्याज, एक नुकीला बैंगनी क्रिस्टल और गोह की सड़ती हुई पूंछ। इन्हें खरीदने के बाद गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने नेविल को याद दिलाया कि उसे तो कोई खतरा था ही नहीं, क्योंकि उसका खून शुद्ध था और इसलिए उस पर हमला होने की आशंका नहीं थी। लेकिन नेविल के गोल चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी जब उसने ये कहा, उन्होंने पहले फिल्च को भी सताया है और सब जानते हैं कि मैं भी तो उसी की तरह एक नाकारा हूँ। अगला भाग। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में प्रोफेसर मैकगोनागल हमेशा की तरह उन लोगों के नाम इकट्ठे करने आईं जो क्रिसमस की छुट्टियों में स्कूल में रुकने वाले थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने उस लिस्ट में अपने नाम लिख दिए। जब उन्होंने ये सुना कि मैलफॉय भी रुक रहा है तो ये बात उन्हें बहुत संदिग्ध लगी। भेस बदल काढ़े का प्रयोग करने और उससे सच्चाई उगलवाने के लिए ये छुट्टियां काफी बढ़िया रहने वाली थी। दुर्भाग्य से काढ़ा अभी आधा ही तैयार हुआ था। उन्हें अभी भी बायकॉन के सींग
और बूम स्लैंग सांप की केंचुली की जरूरत थी, और ये चीजें उन्हें एक ही जगह पर मिल सकती थीं, स्नेप की पर्सनल अलमारी में। हैरी ने मन ही मन सोचा कि वो स्नेप के ऑफिस में घुसकर चोरी करते हुए पकड़े जाने के बजाय नाग शक्ति के भयानक जानवर का सामना करना ज्यादा पसंद करेगा। जब गुरुवार की दोपहर को जादुई काढ़े की क्लास का समय करीब आने लगा तो हरमाइनी जल्दी से बोली, हमें बस इतना करना है कि उनकी क्लास में किसी तरह से उनका ध्यान किसी दूसरी चीज की तरफ मोड़ दें, फिर हम में से कोई भी स्नेप के ऑफिस में घुसकर जरूरत का सामान निकाल सकता है। हैरी और रॉन ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा। हरमाइनी सपाट अंदाज में बोली, मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि यह सामान मैं चुराऊं। अगर तुम दोनों में से किसी को पकड़ा गया तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मेरा रिकॉर्ड एकदम साफ है, इसलिए तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि कोई ऐसा फसाद कर दो ताकि स्नेप 5-7 मिनट के लिए उसमें बिजी हो जाए। हैरी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। जानबूझकर स्नेप की जादुई काढ़े की क्लास में फसाद करना उतना ही सेफ था जितना सोते हुए ड्रैगन की आंख में उंगली डालना। जादुई काढ़े की क्लास एक बड़े तहखाने में लगती थी। गुरुवार की दोपहर को भी क्लास हमेशा की तरह ही चल रही थी। लकड़ी की टेबलों के बीच में रखी 20 कढ़ाइयां धुआं उगल रही थीं। टेबलों पर पीतल के तराजू और रसायनों के डिब्बे रखे थे। स्नेप धुएं के बीच में चहलकदमी कर रहे थे और गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों के काम पर ताने कस रहे थे। नाग शक्ति के विद्यार्थी स्नेप की हाँ में हाँ मिलाते हुए व्यंग्य से मुस्कुरा रहे थे। ड्रेको मैलफॉय, जो स्नेप का फेवरेट स्टूडेंट था, रॉन और हैरी की तरफ देखकर जहरीली मछली की तरह पलकें फड़फड़ा रहा था। वे दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने इसके जवाब में कुछ किया तो उन्हें बहुत ही भयानक सजा मिलेगी। हैरी का फुलाने वाला काढ़ा काफी ज्यादा पतला था, लेकिन उसके दिमाग में इससे ज्यादा जरूरी बातें घूम रही थीं। वो हरमाइनी के इशारे का इंतजार कर रहा था। इसीलिए जब स्नेप उसके पतले काढ़े पर टीका टिप्पणी करने के लिए रुके तो उसने उनकी बातें जैसे सुनी ही नहीं। जब स्नेप मुड़े और नेविल को सताने के लिए आगे बढ़े तो हरमाइनी ने हैरी की तरफ देखा और उसे इशारा किया। हैरी तुरंत अपनी कढ़ाई के पीछे झुका। उसने अपनी जेब से फ्रेड का एक फिलिबस्टर पटाखा निकालकर उसे अपनी छड़ी से कुरेदा। पटाखा सुलग गया और चिंगारियां छोड़ने लगा। हैरी जानता था कि उसके पास कुछ ही सेकंड है, इसलिए वो सीधा खड़ा हुआ और उसने निशाना साध कर पटाखे को हवा में उछाल दिया। पटाखा सीधा जाकर गॉयल की कढ़ाई में गिरा और अगले ही पल गॉयल के काढ़े में विस्फोट हो गया, जिसमें पूरी क्लास नहा गई। जब विद्यार्थियों के शरीर पर फुलाने वाले काढ़े के छींटे पड़े तो वे चिल्लाने लगे। मेलफॉय का चेहरा काढ़े में नहा गया और उसकी नाक गुब्बारे की तरह फूलने लगी। गॉयल पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था। उसने अपना हाथ आंखों पर रखा हुआ था, जो फूलकर डिनर प्लेट जितनी बड़ी हो गई थी। उधर स्नेप क्लास को शांत करने और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि असल में हुआ क्या था। हैरी ने देखा कि इसी हो हल्ले के बीच हरमाइनी चुपचाप दरवाजे से बाहर खिसक गई। स्नेप गरजे, खामोश! जिस किसी पर भी छींटे गिरे हों वो सिकोड़ने वाले काढ़े के लिए यहाँ आ जाओ। अगर मुझे पता चल गया कि ये किसने किया है तो उसकी खैर नहीं। हैरी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की जब उसने मेलफॉय को तेजी से आगे बढ़ते देखा। मेलफॉय का सिर उसकी नाक के वजन से नीचे धंसा जा रहा था, क्योंकि उसकी नाक फूलकर अब किसी छोटे तरबूज जितनी बड़ी हो गई थी। लगभग आधी क्लास स्नेप की टेबल के आसपास पहुंच गई। कुछ की बाहें मुदगरों की तरह मोटी होकर उन्हें झुकाए दे रही थीं। कुछ के होंठ फूलकर इतने दैत्याकार हो गए थे कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद हैरी ने देखा कि हरमाइनी दोबारा तहखाने में लौट आई और उसके दुशाले का अगला हिस्सा उभरा हुआ था। जब सब परेशान विद्यार्थियों ने सिकोड़ने वाले काढ़े का घूंट पी लिया और उनकी सूजन ठीक हो गई तो स्नेप गॉयल की कढ़ाई के पास पहुंचे और उन्होंने पटाखे के काले अवशेष बाहर निकाले। क्लास में खामोशी छा गई। अगर मुझे पता चल गया कि इसे किसने फेंका था तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकलवाए बिना दम नहीं लूंगा। हैरी ने अपना चेहरा ऐसा बनाने की कोशिश की जैसे कुछ जानता ही ना हो और खुद इस बात को लेकर उलझन में हो। स्नेप सीधे उसी की तरफ देख रहे थे और 10 मिनट के बाद जब घंटी बजी तब जाकर हैरी ने राहत की सांस ली। बाहर आकर उसने रॉन और हरमाइनी से कहा, वे पक्का जानते थे कि ये काम मैंने ही किया है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अब वे लोग तेजी से मायूस मीना के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। हरमाइनी ने नए सामानों को कढ़ाई में डाला और तेजी से काढ़ा हिलाने लगी। फिर खुश होकर उसने कहा, ये 15 दिन में तैयार हो जाएगा अब। रॉन ने हैरी को तसल्ली देते हुए कहा, स्नेप ये कभी साबित नहीं कर सकते कि ये काम तुमने किया है, इसलिए चिंता मत करो। और बिना किसी प्रूफ के वो कर ही क्या सकते हैं। हैरी ने एक ठंडी सांस ली और बोला, स्नेप को मैं जितना जानता हूँ उसके आधार पर तो बस यही कह सकता हूँ कि वो जो भी करेंगे बुरा ही करेंगे। अगला भाग। एक हफ्ते बाद
हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रवेश द्वार से जा रहे थे, तभी उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को नोटिस बोर्ड के चारों तरफ भीड़ लगाए देखा। वे अभी अभी चिपकाए गए एक नोटिस को पढ़ रहे थे। रोमांचित दिख रहे सीमस फिनिगन और डीन थॉमस ने उन्हें वहां बुलाया। सीमस बोला, अपने यहाँ युद्ध का ट्रेनिंग क्लब शुरू हो रहा है। पहली मीटिंग आज रात को है। युद्ध कला सीखने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज तो कभी भी काम में आ सकती है। क्यों? क्या तुम्हें लगता है नाग शक्ति का भयानक जानवर युद्ध कला में निपुण होगा? रॉन ने पूछा, लेकिन वो भी उस नोटिस को काफी इंटरेस्ट से पढ़ रहा था। जब वे खाने के लिए जाने लगे तो रॉन ने हैरी और हरमाइनी से कहा, ये चीज वाकई काम तो आ सकती है, हम भी चलें? हैरी और हरमाइनी इसके लिए तुरंत तैयार हो गए और उस रात 8 बजे वे बड़े हॉल की तरफ तेजी से चल दिए। लंबी डाइनिंग टेबल्स हटा दी गई थीं। दीवार से सटकर एक सुनहरा मंच बना था, जिसके ऊपर हवा में तैरती हजारों मोमबत्तियों की रोशनी आ रही थी। छत एक बार फिर मखमली काली थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के ज्यादातर विद्यार्थी वहां पर इकट्ठे थे। सबके हाथ में उनकी जादुई छड़ियां थीं और सब काफी रोमांचित थे। जब वे बातें करती हुई भीड़ के बीच से होते हुए अंदर गए तो हरमाइनी बोली, लेकिन ये युद्ध कला हमें सिखाएगा कौन? किसी ने मुझे बताया था कि प्रोफेसर फ्लिटविक अपनी जवानी के दिनों में युद्ध कला के चैंपियन रह चुके हैं। शायद वही हमें सिखाएंगे। कोई भी सिखाए, बस वो लॉकहार्ट ना हो। हैरी ने अभी ये बात कहनी शुरू ही की थी कि उसकी बात बीच में ही रह गई और उसके मुंह से आह निकल गई। गहरे जामुनी रंग का चमकदार दुशाला पहने गिलरॉय लॉकहार्ट मंच पर चलते हुए आ रहे थे और उनके साथ कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर स्नेप थे, जो हमेशा की तरह काले कपड़े पहने थे। लॉकहार्ट ने सबको खामोश करने के लिए अपना हाथ उठाया और बोले, पास आ जाओ, सब पास आ जाओ। क्या सब लोग मुझे देख पा रहे हो? क्या सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब सब लोग ध्यान से सुनो। प्रोफेसर डम्बलडोर ने मुझे ये छोटा सा युद्ध कला प्रशिक्षण क्लब शुरू करने की इजाजत दे दी है, ताकि मैं तुम्हें खुद की रक्षा करना सिखा सकूं। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा अगर कभी तुम्हें अपनी रक्षा करनी पड़े, जैसे कि मुझे अनगिनत मौकों पर करनी पड़ी है। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरी किताबें पढ़ें। और अब मैं आपको अपने सहयोगी का परिचय देता हूँ, प्रोफेसर स्नेप। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने मुझे बताया है कि ये भी युद्ध कला के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और उदारतापूर्वक मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं, ताकि क्लब शुरू करने से पहले तुम लोगों के सामने युद्ध कला का प्रदर्शन किया जा सके। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस बारे में जरा भी घबराओ। मुकाबला खत्म होने के बाद भी तुम्हारे जादुई काढ़े के मास्टर जी सही सलामत रहेंगे, इसलिए उनके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना। रॉन धीरे से हैरी के कान में बुदबुदाया, कितना अच्छा होगा अगर ये दोनों एक दूसरे का यही काम तमाम कर दें। हैरी मुस्कुरा दिया। स्नेप का ऊपरी होंठ फड़क रहा था। हैरी को हैरानी हुई कि लॉकहार्ट अब भी क्यों मुस्कुरा रहे थे। अगर स्नेप उसकी तरफ इस तरह से देखते तो वो तो पूरी तेजी से विपरीत दिशा में भाग खड़ा हुआ होता। लॉकहार्ट और स्नेप मुड़कर एक दूसरे के सामने आए और उन्होंने अपना अपना सिर झुकाया। लॉकहार्ट ने अपना हाथ फैलाते हुए ऐसा किया। दूसरी तरफ स्नेप ने चढ़ते हुए अपने सिर को सिर्फ हल्का सा झटका दिया। फिर उन्होंने अपनी छड़ियों को तलवारों की तरह उठाकर अपने सामने किया। लॉकहार्ट ने खामोश भीड़ को बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपनी छड़ियों को मुकाबले की आदर्श स्थिति में पकड़ रखा है। 3 की गिनती के बाद हम अपने अपने मंत्र पढ़ेंगे और जाहिर है कि हम में से कोई भी जान लेने के इरादे से मंत्र नहीं पढ़ेगा। 1, 2, 3। दोनों ने ही अपनी छड़ियां घुमाई और कंधे के ऊपर ले गए। स्नेप चिल्लाए, निरस्त्र भव। जबरदस्त लाल रोशनी चमकी और धमाके के साथ लॉकहार्ट हवा में उड़ गए। वे उड़कर मंच के पीछे की तरफ वाली दीवार से टकराए और फिर फर्श पर लुढ़क कर गिर पड़े। मेलफॉय और नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों ने तालियां बजाईं। हरमाइनी पंजों के बल कूदकर देखती रही। फिर अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर वो जोर से चिल्लाई, क्या तुम्हें लगता है वो ठीक होंगे? हाँ, किसे परवाह है? हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। लॉकहार्ट लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। उनका हैट गिर गया था और उनके लहराते बाल अब खड़े हो गए थे। लड़खड़ाते हुए वो वापस प्लेटफॉर्म पर आए और बोले, तो तुमने देखा, ये निरस्त्र करने वाला मंत्र था। जैसा कि तुमने देखा, मेरे हाथ से छड़ी छूट गई थी। ओह, थैंक यू मिस ब्राउन। हाँ प्रोफेसर स्नेप, आपके मन में उनको ये सिखाने का बहुत अच्छा विचार आया, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से ही जानता था कि आप क्या करने वाले थे। अगर मैं आपको रोकना चाहता तो बहुत आसानी से रोक सकता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि इससे बच्चे कुछ सीखेंगे, इसलिए मैंने आपको रोका नहीं। स्नेप की शक्ल पर कातिलाना इरादे साफ झलक रहे थे।
शायद लॉकहार्ट ने भी ये समझ लिया था, क्योंकि इसके बाद वो जल्दी से बोले, तो प्रदर्शन बहुत हो चुका। अब मैं तुम लोगों के बीच आकर तुम्हारी जोड़ियां बना देता हूँ। प्रोफेसर स्नेप, अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो। वे विद्यार्थियों के बीच घूमकर जोड़ियां बनाने लगे। लॉकहार्ट ने नेविल की जोड़ी जस्टिन फिंच फ्लेचली के साथ बना दी, परंतु स्नेप सीधे हैरी और रॉन के पास पहुंचे। व्यंग्य से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है अब मनपसंद जोड़ी के टूटने का वक्त आ चुका है। वीजली, तुम फिनिगन के साथ प्रैक्टिस करो, और पॉटर तुम। हैरी तुरंत हरमाइनी की तरफ मुड़ गया। स्नेप ठंडेपन से मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल नहीं पॉटर। मिस्टर मैलफॉय, जरा यहाँ आना। मुझे ये देखने दो कि तुम मशहूर हैरी पॉटर का क्या हाल करते हो। और मिस ग्रेंजर, तुम मिस बुलस्ट्रोड के साथ जोड़ी बना लो। मेलफॉय दांत दिखाते और अकड़ते हुए वहां आया। नाग शक्ति की एक लड़की भी उसके पीछे थी। उसे देखकर हैरी को वो तस्वीर याद आ गई जो उसने चुड़ैलों के साथ छुट्टियां नाम की किताब में देखी थी। वो भारी भरकम और चौकोर थी, और उसका मोटा जबड़ा भयानक तरीके से बाहर निकल रहा था। हरमाइनी उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो लड़की नहीं मुस्कुराई। लॉकहार्ट प्लेटफॉर्म पर चढ़कर चिल्लाए, अपने अपने जोड़ीदार की तरफ मुंह करो और सिर झुकाकर अभिवादन करो। हैरी और मेलफॉय ने अपना सिर ना के बराबर झुकाया। वे एक दूसरे पर से नजरें हटाने को तैयार नहीं थे। लॉकहार्ट ने फिर कहा, अपनी छड़ियां तैयार रखो। जब मैं 3 गिनूं तो अपने मंत्र पढ़कर अपने विरोधी को निरस्त्र करना, और सिर्फ निरस्त्र करना। हम नहीं चाहते कि किसी को कोई चोट पहुंचे। 1, 2, 3। हैरी ने अपनी छड़ी अपने कंधे के ऊपर घुमाई, लेकिन मेलफॉय लॉकहार्ट के 2 बोलते ही शुरू हो गया था। उसके मंत्र ने हैरी पर इतना तेज प्रहार किया कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी फ्राइंग पैन दे मारा हो। वो लड़खड़ाया, लेकिन उसके होश हवास अभी भी कायम थे। जरा सा भी समय बर्बाद किए बिना हैरी ने अपनी छड़ी सीधे मेलफॉय की तरफ मोड़ी और चीखा, गुदगुदी कारकम। सफेद रोशनी की एक लपट मेलफॉय के पेट पर पड़ी और वो तेजी से खिलखिलाते हुए दोहरा हो गया। जब मेलफॉय अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था तो लॉकहार्ट उत्सुकता से ताकती भीड़ की तरफ देखते हुए दहशत से चिल्लाए, मैंने कहा था सिर्फ निरस्त्र करना। हैरी ने गुदगुदी करने वाले मंत्र से मेलफॉय पर प्रहार किया था और वो हंसी के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। हैरी अनिश्चितता की वजह से रुका रहा। उसे लग रहा था कि जब मेलफॉय फर्श पर था तो उस पर जादू करना खेल भावना के विपरीत होगा, लेकिन ये उसकी गलती थी। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए मेलफॉय ने अपनी छड़ी हैरी के घुटनों की तरफ मोड़ी और चिल्लाया, तीव्र नर्तन। और अगले ही पल हैरी के पैर बेकाबू होकर नाचने लगे। रुक जाओ, लॉकहार्ट चिल्लाए, लेकिन स्नेप ने सिचुएशन संभाल ली। मंत्र प्रभाव समाप्तम, वे चिल्लाए। हैरी के पैरों ने नाचना बंद कर दिया। मेलफॉय ने हंसना बंद कर दिया, और अब दोनों ही दोबारा ऊपर देख सकते थे। माहौल में हरे धुएं की धुंध छाई थी। नेविल और जस्टिन दोनों ही फर्श पर पड़े थे और हाँफ रहे थे। रॉन के हाथ सीमस का जर्द चेहरा था और वो अपनी टूटी छड़ी के कारनामे के लिए सीमस से माफी मांग रहा था। हरमाइनी और मिलिसेंट बुलस्ट्रोड अभी भी गुत्थम गुत्था थीं। मिलिसेंट ने हरमाइनी के सिर को जकड़ रखा था और हरमाइनी दर्द से बिलबिला रही थी। दोनों की छड़ियां फर्श पर पड़ी थीं। हैरी आगे लपका और उसने मिलिसेंट को पकड़कर खींचा। ये काम मुश्किल था क्योंकि वो हैरी से बहुत भारी थी। ये क्या हो रहा है? लॉकहार्ट युद्ध कला प्रशिक्षण के परिणाम को देखते हुए भीड़ में से गुजरते हुए बोले, ऊपर उठ जाओ मैकमिलन। सावधान रहना मिस फॉसेट, इसे कसकर पकड़ो। एक पल में खून बहना बंद हो जाएगा। बूट, मुझे लगता है ये बेहतर होगा अगर मैं तुम्हें ये सिखा दूं कि दुश्मन के मंत्र को किस तरह रोका जाता है। हॉल के बीच में खड़े घबराए हुए लॉकहार्ट बोले। उन्होंने स्नेप की तरफ देखा, जिनकी काली आंखें चमक रही थीं, और तुरंत ही दूसरी तरफ देखने लगे। ट्रेनिंग के लिए हम अपनी तरफ से एक जोड़ी बना देते हैं, लॉन्ग बॉटम और फिंच फ्लेचली, क्या ख्याल है? स्नेप ने तुरंत कहा, अच्छा ख्याल नहीं है प्रोफेसर लॉकहार्ट। लॉन्ग बॉटम तो आसान मंत्रों से भी तबाही मचा देता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिंच फ्लेचली के अवशेषों को किसी माचिस की डिब्बी में अस्पताल भेजना पड़े। मेलफॉय और पॉटर कैसे रहेंगे? एक कुटिल मुस्कान के साथ स्नेप ने कहा। बहुत बढ़िया विचार है, लॉकहार्ट ने कहा, और उन्होंने हैरी और मेलफॉय को हॉल के बीच में आने का इशारा किया। भीड़ उन्हें जगह देने के लिए पीछे हट गई। लॉकहार्ट ने कहा, अब हैरी, जब ड्रेको अपनी छड़ी तुम्हारी तरफ करे तो तुम ये करना। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उसे हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से छड़ी नीचे गिर गई। स्नेप के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई जब लॉकहार्ट ने तुरंत छड़ी उठाते हुए कहा, ओहो, मेरी छड़ी थोड़ी ज्यादा रोमांचित हो गई थी। स्नेप मेलफॉय के पास पहुंचा, झुका और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मेलफॉय भी व्यंग्य से मुस्कुराने लगा। हैरी ने घबराकर लॉकहार्ट की तरफ देखा और बोला,
प्रोफेसर, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि वार कैसे रोका जाता है? डर रहे हो पॉटर? मेलफॉय इतने धीमे से बुदबुदाया ताकि लॉकहार्ट उसकी बात न सुन सके। हैरी भी उतनी ही धीरे से बोला, डर? और तुझसे? लॉकहार्ट ने हैरी के कंधे पर खुशी से हाथ रखते हुए कहा, हैरी, वैसा ही करना जैसा मैंने किया था। जैसा आपने किया था? मतलब क्या अपनी छड़ी गिरा दूं? बिना कोई जवाब दिए लॉकहार्ट चिल्लाए, 3, 2, 1, शुरू। मेलफॉय ने तत्काल अपनी छड़ी उठाई और चिल्लाया, सर्पदंश! उसकी छड़ी के सिरे में विस्फोट हुआ। हैरी दहशत से देखता रहा जब एक लंबा काला सांप उसकी छड़ी से बाहर निकला, फर्श पर गिरा और सर्पदंश की मुद्रा में वार करने के लिए तैयार हो गया। विद्यार्थियों की भीड़ चीखते हुए तेजी से पीछे हट गई। हिलना मत पॉटर, स्नेप ने अलसाए भाव से कहा। ये साफ था कि क्रोधित सांप की तरफ हैरी को दहशत में ताकते देखकर स्नेप को बहुत मजा आ रहा था। रुको, मैं उसे हटाता हूँ। लॉकहार्ट फिर से बीच में कूदे। ये काम मुझे करने दीजिए प्रोफेसर। उन्होंने अपनी छड़ी सांप की तरफ हिलाई और एक जोर का धमाका हुआ, लेकिन गायब होने के बजाय सांप हवा में 10 फुट ऊपर उड़ा और धम की जोरदार आवाज के साथ फिर से फर्श पर गिर गया। गुस्से में तेजी से फुफकारता हुआ सांप अब सीधे जस्टिन फिंचफ्लेचली की तरफ रेंगने लगा। उसने अपना फन फिर से फैला लिया था और उसके दांत साफ दिख रहे थे और वो बस हमला करने ही वाला था। हैरी को पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसने ऐसा करने का सोचा भी था। वो बस इतना जानता था कि उसके पैर उसे आगे ले जा रहे थे, जैसे वो खिंचा चला जा रहा हो। फिर उसने चिल्लाकर सांप से कहा, उसे छोड़ दो। और चमत्कारिक रूप से, न जाने क्यों, सांप फर्श पर लुढ़क गया। हैरी की तरफ देखते हुए सांप अचानक बिल्कुल किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह नजर आने लगा। हैरी के मन का डर अब गायब हो चुका था। वो जानता था कि सांप अब किसी पर हमला नहीं करेगा। हालांकि हैरी ये नहीं समझा सकता था कि ये बात वो इतने यकीन से कैसे जानता था। उसने मुस्कुराते हुए जस्टिन की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि जस्टिन राहत या कृतज्ञता के भाव से उसे देख रहा होगा, लेकिन जस्टिन तो गुस्से और डर से उसे घूर रहा था। वो चिल्लाया, तुम ये क्या कर रहे थे पॉटर? इससे पहले कि हैरी कुछ कह सके, जस्टिन पलटा और धड़धड़ाते हुए हॉल से बाहर चला गया। स्नेप ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी छड़ी लहराई और सांप काले धुएं के धमाके के साथ गायब हो गया। अब स्नेप भी हैरी की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर कुटिलता और कपट के भाव देखकर हैरी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसे ये आभास भी हो रहा था कि भीड़ के बीच से दहशत भरी आवाजें आ रही थीं। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका दुशाला पीछे से खींच रहा था। फिर उसने रॉन की आवाज सुनी, यहाँ से बाहर चलो, अब हिलो भी, निकलो बाहर। रॉन उसे घसीटते हुए हॉल से बाहर ले गया। हरमाइनी उनके साथ तेजी से चल रही थी। जब वे दरवाजे से निकले तो दोनों तरफ खड़े लोग दूर हट गए, जैसे वे उससे डर रहे हों। हैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। रॉन और हरमाइनी भी तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि वे उसे खींचकर गरुड़ द्वार के खाली हॉल में नहीं ले गए। वहां पर रॉन ने हैरी को एक कुर्सी की तरफ धकेला और बोला, तुम सर्पभाषी हो, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या? मैं क्या हूँ? सर्पभाषी, तुम सांपों से बात कर सकते हो। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। मेरा मतलब ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मैंने सांपों से बात की है। एक बार मैंने चिड़ियाघर में अपने कजिन डडली पर एक सांप छोड़ दिया था। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन उस सांप ने मुझे बताया था कि उसने कभी ब्राजील नहीं देखा और मैंने ना चाहते हुए भी एक तरह से उसे आज़ाद कर दिया था। ये तो तब की बात है जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं जादूगर हूँ। सांप ने तुम्हें ये बताया हैरी कि उसने कभी ब्राजील नहीं देखा? हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा कर सकते हैं। अरे नहीं हैरी, नहीं कर सकते। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं और ये बहुत ही बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। हैरी को अब गुस्सा आने लगा था। इसमें बुरा क्या है रॉन? तुम सबको हो क्या गया है? अगर मैंने उस सांप से ये नहीं कहा होता कि वो जस्टिन पर हमला ना करे तो वो उसे खा जाता है। तुमने उससे ये कहा था? हरमाइनी ने हैरानी से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है हरमाइनी? तुम भी तो वहीं थी। तुम सबने भी तो सुना होगा मैंने क्या कहा था। रॉन तुरंत बोला, मैंने तुम्हें सर्प भाषा यानी सांपों की भाषा में कुछ बोलते सुना था। मुझे क्या पता कि तुम क्या बोल रहे थे। और इसमें हैरानी की बात नहीं है कि जस्टिन बेचारा घबरा गया। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे तुम सांप को हमला करने के लिए उकसा रहे थे। तुम्हारी आवाज उस वक्त बहुत डरावनी थी हैरी। हैरी ने हैरानी से कहा, मैं किसी दूसरी भाषा में बोल रहा था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। किसी भाषा को जाने बिना मैं उस भाषा में कैसे बोल सकता हूँ? रॉन ने अपना सिर हिलाया।
उसकी और हरमाइनी दोनों की ही शक्लों से ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मौत हो गई हो, और हैरी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर्प भाषा बोलने में आखिर इतनी भयानक बात क्या थी। वो बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक गंदे बड़े सांप को जस्टिन के ऊपर वार करने से रोकने में क्या गलत था? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने ये काम कैसे किया? असली बात तो ये है कि मैंने जस्टिन को सिरकटों के शिकार में शामिल होने से बचा लिया है। कुछ देर बाद दबी आवाज में हरमाइनी बोली, इससे फर्क पड़ता है हैरी, क्योंकि नागेश नाग शक्ति सांपों से बात करने के लिए मशहूर थे, और इसीलिए नाग शक्ति हाउस का प्रतीक एक सांप है। अब हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया। रॉन बोला, हाँ बिल्कुल यही बात है, और अब पूरा स्कूल यही सोच रहा होगा कि तुम नागेश नाग शक्ति के पर पोते या इसी तरह के कोई रिश्तेदार हो। लेकिन मैं उसका वारिस नहीं हूँ, हैरी ने दहशत से कहा। हरमाइनी एक ठंडी सांस लेकर बोली, ये साबित करना आसान नहीं होगा। नाग शक्ति आज से 1000 साल पहले हुए थे, और क्या पता तुम वाकई उन्हीं के वंशज हो। अगला भाग। हैरी उस रात घंटों तक जागता रहा। वो बस खिड़की से बाहर देखता रहा और यही सोचता रहा कि क्या वाकई वो नागेश नाग शक्ति का वंशज हो सकता है। आखिर वो अपने पिता के परिवार के बारे में कुछ भी तो नहीं जानता था। डर्सली दंपत्ति ने उसे मना कर दिया था कि वो अपने जादूगर रिश्तेदारों के बारे में उनसे कोई सवाल ना पूछे। उसने शांत होकर सर्प भाषा में फिर से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकले। उसे लगा कि ऐसा करने के लिए शायद उसका किसी सांप से आमना सामना होना जरूरी था। फिर उसने सोचा, लेकिन मैं तो गरुड़ द्वार में हूँ। अगर मेरे अंदर नाग शक्ति का खून होता तो बोलती टोपी ने मुझे यहाँ नहीं रखा होता। फिर उसे याद आया कि बोलती टोपी उसे पहले नाग शक्ति में ही तो रखना चाहती थी। हैरी ने बेचैनी से करवट बदली। उसने सोचा कि अगले दिन जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में वो जस्टिन से मिलेगा और उसको बताएगा कि वो तो सांप को उसे दूर भगा रहा था, उस पर हमला करने के लिए नहीं उकसा रहा था। फिर उसने गुस्से से अपने तकिए पर मुक्का मारते हुए ये सोचा कि ये बात तो बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति को भी समझ में आ जानी चाहिए थी। अगला भाग। बहरहाल अगली सुबह तक मौसम बदल चुका था। रात को जो बर्फ गिरनी शुरू हुई थी वो अब बर्फीली आंधी में बदल चुकी थी, और इसीलिए जड़ी बूटियों का ज्ञान की उस टर्म की आखिरी क्लास नहीं लगी। प्रोफेसर स्प्राउट मंत्र कवचों को मोजे और स्कार्फ पहनाना चाहती थीं। ये इतना मुश्किल काम था कि वे इसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकती थीं। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि मंत्र कवच जल्दी बड़े हो जाएं ताकि मिसेस नॉरिस और कॉलिन क्रीवी को ठीक किया जा सके। क्लास नहीं लगने के कारण उन्हें जो खाली समय मिला था उसमें रॉन और हरमाइनी गरुड़ द्वार के हॉल की आग के सामने बैठकर जादूगरों की शतरंज का मैच खेलते रहे, जबकि हैरी पास में बैठकर चिंता करता रहा। हरमाइनी ने तुनकते हुए कहा, फॉर गॉड सेक हैरी, अगर ये बात तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी है तो यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ और ढूंढो जस्टिन को। हैरी उठा और तस्वीर के छेद से बाहर निकल गया। आमतौर पर दिन के वक्त महल में जितना अंधेरा रहता था आज उससे ज्यादा था, क्योंकि खिड़कियों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। हैरी ठंड से कांपते हुए कई कमरों के आगे से गुजरा, लेकिन उसे जस्टिन का कहीं पता नहीं चला। फिर उसने उसे लाइब्रेरी में खोजने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है वो अपने खाली पीरियड में वहाँ पढ़ाई कर रहा हो। लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में सचमुच मेहनतकश हाउस के विद्यार्थियों का एक ग्रुप बैठा था, लेकिन वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। वे लोग अपने सिर सटाकर किसी गहरी चर्चा में डूबे हुए थे। इतनी दूर से हैरी को ये नजर नहीं आ रहा था कि जस्टिन वहां पर था या नहीं। वो उनकी तरफ आगे बढ़ा। जब उन लोगों की बातें हैरी के कानों में पड़ीं तो वो ठिठक कर रुक गया। उस समय हैरी उन लोगों को नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो अदृश्य खंड में छुपा हुआ था। एक मोटा लड़का बोल रहा था, भाई मैंने तो जस्टिन को सलाह दी है कि वो हमारे कमरे में ही छुपा रहे, क्योंकि अगर पॉटर उसे अपना अगला शिकार बनाने वाला है तो उसका छुपकर रहना ही बेहतर होगा। जस्टिन को तो ऐसी ही किसी घटना के होने की तब से आशंका थी जब से उसने गलती से पॉटर को ये बता दिया था कि वो मगलू परिवार में पैदा हुआ है। जस्टिन ने तो उसे ये तक बता दिया था कि उसे एटन में एडमिशन मिल रहा था। अब ये कोई ऐसी बात है जो नाग शक्ति के वारिस को बताई जाए, जबकि वो खुला घूम रहा हो? बताओ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि नाग शक्ति का वारिस पॉटर ही है? सुनहरी चोटी वाली एक लड़की ने चिंतित स्वर में पूछा। मोटे लड़के ने गंभीरता से कहा, देखो है ना, वो सर्पभाषी है। सब जानते हैं कि ये शैतानी शक्तियों वाले जादूगर की निशानी है। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई भला जादूगर सांपों से बात कर सकता है? सबको पता है कि नागेश नाग शक्ति ही सर्पभाषी थे। अर्नी ने आगे कहा, याद है दीवार पर क्या लिखा था? वारिस के दुश्मनों खबरदार। फिल्च किसी बात पर पॉटर से उलझ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। फिल्च की बिल्ली पर हमला हो गया।
क्विडिच मैच में फर्स्ट ईयर का वो लड़का क्रीवी पॉटर को परेशान कर रहा था। जब पॉटर कीचड़ में गिरा था तब कॉलिन क्रीवी उसके फोटो ले रहा था और उसके कुछ समय बाद ही क्रीवी पर हमला हो गया। हैना ने थोड़े अनिश्चित स्वर में कहा, वैसे देखने में तो वो काफी अच्छा लड़का दिखता है और उसी ने तो तुम जानते हो कौन को गायब किया था। ये नहीं हो सकता कि वो कोई शैतानी जादूगर हो। अर्नी ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, कोई नहीं जानता ये बात कि तुम जानते हो कौन के हमले से पॉटर कैसे बचा। जब ये घटना हुई तब वो छोटा सा बच्चा था, उसके तो चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे। इस तरह के शाप से सिर्फ वही बच सकता था जो सचमुच ताकतवर शैतानी जादूगर हो, और शायद इसी वजह से तुम जानते हो कौन उसे बचपन में ही मार डालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा शैतानी जादूगर उसका प्रतिद्वंदी बन जाए। पता नहीं इस पॉटर में और कौन कौन सी गुप्त शक्तियां छुपी होंगी। हैरी में अब और आगे सुनने की ताकत नहीं थी। जोर से अपना गला साफ करते हुए वो अलमारियों के पीछे से बाहर निकला। अगर वो इतने गुस्से में नहीं होता तो उसे अपने सामने का नजारा देखकर बहुत मजा आया होता। हैरी को देखने के बाद वो सारे बच्चे इतने हैरान लग रहे थे जैसे उसे देखते ही बेजान हो गए हों। अर्नी के चेहरे का तो रंग ही उड़ चुका था। हैरी बड़े आराम से बोला, हेलो, मैं जस्टिन फिंच फ्लेचली को ढूंढ रहा हूँ। मेहनतकश के विद्यार्थियों को जिस बात का डर था अब उसकी पुष्टि हो चुकी थी। सब सहम कर अर्नी की तरफ देखने लगे। तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? मैं उसे बताना चाहता हूँ कि युद्ध कला प्रशिक्षण में सांप वाली घटना में असल में क्या हुआ था। लेकिन हम सब लोग वहां पर थे हैरी, हमने देखा कि क्या हुआ था। तब तो तुमने ये भी जरूर देखा होगा कि जब मैंने सांप से बात की तो उसके बाद वो दूर हट गया था। देखो पॉटर, हमने तो बस इतना देखा था कि तुम सर्प भाषा में बात कर रहे थे और सांप को जस्टिन की तरफ भेज रहे थे। मैंने उसे उसकी तरफ नहीं भेजा था, मैंने उसे दूर हटने को कहा था। और वैसे भी सांप ने तो जस्टिन को छुआ तक नहीं। वो बाल बाल बचा था पॉटर। और अगर तुम्हारे मन में मेरे बारे में भी कोई ऐसे वैसे विचार आ रहे हों तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे वंश का इतिहास देख सकते हो। मेरे परिवार में 9 पीढ़ियों से जादूगर और जादूगरनियां ही रहे हैं और मेरा खून उतना ही शुद्ध है जितना किसी भी जादूगर का हो सकता है। मुझे कोई परवाह नहीं है अर्नी कि तुम्हारा खून किस तरह का है। मैं मगलू परिवार में पैदा होने वालों पर हमला क्यों करना चाहूंगा? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम उन मगलुओं से नफरत करते थे जिनके साथ तुम रहते थे पॉटर। कोई डर्सली परिवार के साथ रहे और उनसे नफरत ना करे, ये संभव नहीं है अर्नी। मैं चाहूंगा कि तुम भी एक बार ये कोशिश करके देखो। इतना कहकर हैरी मुड़ा और धड़धड़ाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। परिणाम स्वरूप वो गिर गया क्योंकि वो किसी बहुत बड़ी और ठोस चीज से टकराया था। ओह, हेलो हैग्रिड, ऊपर देखते हुए हैरी ने कहा। हैग्रिड का चेहरा बर्फ से ढकी टोपी में पूरी तरह से छुपा हुआ था। इस वक्त उसने ग्लव्स पहन रखे थे और उसके बड़े से हाथ में एक मरा हुआ मुर्गा लटक रहा था। उसने कहा, ठीक हो हैरी, आज तुम क्लास में क्यों नहीं गए? आज क्लास कैंसिल हो गई, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैग्रिड ने मरे मुर्गे को ऊपर करके दिखाया। इस साल ये दूसरा मुर्गा मरा है। या तो इसे लोमड़ी ने मारा है या फिर खून चूसने वाले हौवे ने। मुर्गियों के दड़बे के चारों तरफ जादू करने के लिए हमें हेडमास्टर से इजाजत लेनी होगी। लेकिन तुम इतने परेशान और गुस्से में क्यों दिख रहे हो हैरी? नहीं, कुछ नहीं हैग्रिड, बेहतर होगा कि मैं जाऊं। मेरी क्लास शुरू होने वाली है और मुझे अपनी किताबें भी लेनी है। हैरी वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही बातें घूम रही थीं जो अर्नी ने उसके बारे में कही थी। वो पैर पटकते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा और एक ऐसे गलियारे में मुड़ गया जहां कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। यहाँ की मशालें बर्फीली हवा के तेज झोंकों के कारण बुझ गई थीं, जो एक खुली खिड़की से अंदर आ रहे थे। वो गलियारे में आधी दूर तक ही पहुंचा था कि तभी फर्श पर पड़ी किसी चीज से टकराया और लड़खड़ाकर सिर के बल गिर गया। उसने अंधेरे में आंखें गड़ाकर देखा कि वो किस पर गिरा था और देखते ही उसके होश उड़ गए। फर्श पर जस्टिन फिंच फ्लेचली पड़ा था, सख्त और ठंडा। उसके चेहरे पर दहशत का भाव था और उसकी खुली बेजान आंखें छत को घूर रही थीं। इतना ही नहीं, उसके पास एक और आकृति पड़ी थी, सिर कटा निक। अब वो मोतियों की तरह सफेद और पारदर्शी नहीं दिख रहा था, बल्कि काला और बेजान था। फर्श से 6 इंच ऊपर हवा में स्थिर लेटा हुआ। उसका सिर आधा लटका हुआ था और उसके चेहरे पर भी दहशत के वैसे ही भाव थे जैसे जस्टिन के चेहरे पर थे। हैरी की सांस तेज और उथली हो गई। उसका दिल इतनी तेज तेज धड़क रहा था मानो उसकी पसलियों से टकराकर नगाड़े बजा रहा हो। जब उसने वीरान गलियारे में तेजी से इधर उधर देखा
तो उसे मकड़ियों की एक कतार दिखी जो पूरी ताकत से बेजान शरीरों से दूर भाग रही थीं। उसके मन में तुरंत ये विचार आया कि वो वहां से भाग जाए, किसी को भी ये पता नहीं चल पाएगा कि वो वहां पर था। लेकिन वो इन लोगों को इस हाल में यहाँ कैसे छोड़ सकता था? उसे मदद मांगनी होगी। क्या कोई उसकी बात पर यकीन करेगा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था? और जब वो ये सब सोचते हुए वहां खड़ा था तो उसके ठीक पास वाला दरवाजा धड़ाम से खुला। पीव्स नाम का भूत तैरता हुआ बाहर निकला। अरे ये तो पॉटी यानी पॉटर है। पीव्स खिलखिलाते हुए जब हैरी के पास से गुजरा तो उसने उसके चश्मे को तिरछा कर दिया। पॉटर के क्या इरादे हैं? पॉटर छुप कर यहाँ क्यों घूम रहा है? और अचानक पीव्स रुका और हवा में गुलाटियां खाने लगा। ऐसा करते समय जब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे तभी उसकी नजर जस्टिन और लगभग सिरकटे निक पर पड़ी। वो तुरंत सीधा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हमला हमला, एक और हमला! अब किसी इंसान या भूत की जान सुरक्षित नहीं है, अपनी जान बचाओ, हमला! एक के बाद एक दरवाजे गलियारों में खुलने लगे और लोग बाढ़ के पानी की तरह अंदर घुस आए। कुछ मिनटों के बाद दुविधा और भगदड़ का ऐसा माहौल हो गया कि जस्टिन के कुचले जाने का खतरा पैदा हो गया। कई विद्यार्थी तो लगभग सिरकटे निक के शरीर में खड़े हुए थे। जब टीचर्स वहां आए और उन्होंने चिल्लाकर भीड़ को शांत किया तो हैरी ने खुद को दीवार से टिका पाया। प्रोफेसर मैकगोनागल भागती हुई वहां आई। उनके पीछे उनकी क्लास के बच्चे भी आ गए, जिनमें से एक के बालों पर अब भी काली सफेद धारियां थीं। उन्होंने अपनी छड़ी से एक जोरदार धमाका किया जिससे खामोशी छा गई। फिर उन्होंने सारे विद्यार्थियों को अपनी अपनी क्लास में जाने का आदेश दिया। जब थोड़ी जगह खाली हुई तो मेहनतकश हाउस का अर्नी हांफता हुआ आगे आया। वो चिल्लाया, आज तो पॉटर रंगे हाथों पकड़ा गया है। चुप रहो मैकमिलन, प्रोफेसर मैकगोनागल ने तीखे स्वर में कहा। पीव्स अब ऊपर झूलते हुए बुरी तरह से दांत दिखा रहा था और मजे लेते हुए पूरे नज़ारे को देख रहा था। उसे गड़बड़ी या अव्यवस्था का माहौल हमेशा ही अच्छा लगता था। जब टीचर्स जस्टिन और निक के ऊपर झुके और उनकी जांच करने लगे तो वो चिल्ला चिल्ला कर गाने लगा, अरे पॉटर तुम तो हो गड़बड़, पॉटर तुमने ये क्या किया? तुमने तो खेल खेल में विद्यार्थियों को मार दिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसे झिड़कते हुए कहा, बहुत हो गया पीव्स, निकलो यहाँ से। पीव्स हैरी को जीभ निकालकर चढ़ाते हुए पीछे की तरफ चला गया। प्रोफेसर फ्लिटविक और खगोल शास्त्र की प्रोफेसर सेनेस्ट्रा जस्टिन को उठाकर अस्पताल ले गए। लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि लगभग सिरकटे निक का क्या किया जाए। अंत में प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी छड़ी घुमाकर हवा से एक बड़ा पंखा निकालकर अर्नी को दे दिया। उन्होंने अर्नी को यह भी समझाया कि वो इस पंखे से हवा करते हुए लगभग सिरकटे निक को सीढ़ियों के ऊपर कैसे ले जाए। अर्नी निक को पंखा झलते हुए एक खामोश काले होवरक्राफ्ट विमान की तरह ले गया। अब वहां सिर्फ हैरी और प्रोफेसर मैकगोनागल ही बचे थे। उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ पॉटर। मैं कसम खाता हूँ प्रोफेसर कि मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे हाथ की बात नहीं है हैरी। दोनों खामोशी से एक मोड़ पर मुड़े। प्रोफेसर अचानक एक बड़े और बहुत ही बदसूरत जानवर की मूर्ति के सामने रुक गईं। फिर उन्होंने कहा, शरबत लेमन। जाहिर है कि ये पासवर्ड था क्योंकि मूर्ति में अचानक जान आ गई और वो एक तरफ सरक गई। उसके पीछे की दीवार 2 हिस्सों में बंट गई। दहशत से भरे होने के बाद भी हैरी हैरान हुए बिना नहीं रह सका और सोचने लगा कि आगे क्या होने वाला है। दीवार के पीछे घुमावदार सीढ़ियां थीं जो एस्केलेटर की तरह धीमी गति से ऊपर की तरफ जा रही थीं। जब वो और प्रोफेसर सीढ़ियों पर खड़े हुए तो हैरी को पीछे की दीवार के धम के साथ बंद होने की आवाज़ आई। वे गोलाई में घूमते हुए ऊपर उठे और ऊंचे उठते चले गए। फिर हैरी को अपने सामने बलूत की लकड़ी का चमकता हुआ एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिस पर गरुड़ के आकार की एक पीतल की कुंडी लगी थी। अब वो समझ गया था कि उसे कहाँ लाया गया था। ये ज़रूर वही जगह होनी चाहिए जहाँ डम्बलडोर रहते होंगे। दोस्तों, इससे आगे की कहानी के लिए सुने नॉवल का 4था भाग।